स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं पावर ट्रेड। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सतवर्तम और मेरे साथ है मेरी सहयोगी कविता थपलियाल। शुक्रवार को बाजार में हमने देखा कि डे हाई पर जाकर क्लोजिंग हुई और लगातार दूसरे सत्र में बाजार मजबूत है। और आज के लिए जो संकेत है वो संकेत भी ठीक ठाक है बाजार के लिए, क्योंकि जो बैंकों के जो बिजनेस अपडेट्स आए हैं क्वार्टरली वो काफ़ी दमदार हैं। चाहे एचडीएफसी बैंक की बात करें या फिर हम कोटक बैंक की बात करें, अपडेट्स अच्छे हैं। तो उम्मीद करके चलेंगे कि जो निफ्टी बैंक की तेजी है, क्योंकि हमने देखा कि 55,500 के ऊपर जाकर निफ्टी बैंक ने क्लोजिंग दी है और शुक्रवार को दिन के निचले स्तर से करीब 400 सवा 400 अंकों के आसपास की सॉलिड रिकवरी हमने देखी। तो क्या बाजार की तेजी आज जारी रहेगी? हालांकि गिफ्ट निफ्टी थोड़ी सी नरम शुरुआत के संकेत दे रहा है। क्या आपके ये पक्ष में है? क्योंकि अगर थोड़ा सा गैप के साथ नीचे बाजार खुले तो शायद मौके बाजार में बेहतर बन जाएंगे। एफआईज से क्या संकेत है? क्योंकि बिकवाली के आंकड़े लगातार जारी हैं। क्वांटम थोड़ा सा छोटा जरूर हुआ, लेकिन अभी भी सेल की ही फिगर्स निकल के आ रहे हैं। तो तमाम चीजें हैं और ये हफ्ता बहुत क्रूशियल है, क्योंकि इस हफ्ते नतीजों की सीजन की शुरुआत हो जाएगी। क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे दूसरी तिमाही के और 9 अक्टूबर को टीसीएस के नंबर्स पर बाजार की नजर रहने वाली है। तो काफी एक्शन पैक्ड रहने वाला है ये वीक। और चलिए इस हफ्ते की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले 4 ट्रिगर्स आपके सामने स्क्रीन पर लेकर आएंगे और फिर एक एक करके सिलसिलेवार ढंग से शो में हम आगे बढ़ेंगे। आपको हम निफ्टी बैंक, स्टॉक्स इन न्यूज, इसके अलावा ब्रोकरेज रिपोर्ट, तमाम चीजें आपके सामने हम रखेंगे। लेकिन 4 संकेत तस्वीरों के माध्यम से आपकी स्क्रीन पर। अमेरिकी बाजार नई ऊंचाई से थोड़े से फिसले हैं। हालांकि डाउ लगातार छठे दिन मजबूती के साथ बंद हुआ है और नैस्डैक रिकॉर्ड बनाकर 60-65 अंक नीचे आया है शुक्रवार के सत्र में। लेकिन फ्यूचर से संकेत आपको मजबूत दिखाई देंगे और अमेरिका में चल रहा शटडाउन, लेकिन शटडाउन से बाजार है बेअसर। ज्यादा कोई खास असर हम बाजार की चाल पर देख नहीं रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी 25,000 के नीचे है। हमने देखा कि शुक्रवार को ब्रीफली 24,900 के ऊपर निफ्टी निकला था, क्लोजिंग उसी के आसपास हुई है। तो उम्मीद करके चलिए कि आज ये गिफ्ट निफ्टी जो दिखा रहा है थोड़ी कमजोरी के संकेत दे तो रहा है, लेकिन ये कमजोरी बाजार में शायद आपको आज दिखे नहीं और तेजी आप हो सकता है कि स्क्रीन पर आते हुए दिखेंगे बाजार की शुरुआत होने के बाद। निकेई में निकेई में हमने नया रिकॉर्ड हाइज बनते हुए दिखा है। करीब 2000 पॉइंट्स की तेजी है, क्योंकि जापान में पहली बार किसी महिला को देश की सत्ता सौंपने की तैयारी हो गई है और इसके चलते हम देख रहे हैं कि 2000 पॉइंट की तेजी वहां पर देखने को मिल रही है। 4% ऊपर इंडेक्स है और तमाम ऐसे शेयर हैं इंडस्ट्रियल्स में जो हम देख रहे हैं कि 10%, 12%, 14% ऊपर कारोबार कर रहे हैं। लेकिन अपडेट्स की बात करें, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, 2 बड़े बैंक ये निफ्टी बैंक दोनों के और मजबूत क्वार्टरली अपडेट्स आए हैं। आईडीबीआई बैंक के जो अपडेट्स आए हैं वो मिले जुले आए हैं, लेकिन डीमार्ट के जो अपडेट्स आए हैं वो थोड़े से कमजोर साइड पर आए हैं। लेकिन बजाज फाइनेंस एयूएम 24% बढ़ा है और हम देख रहे हैं कि बजाज फाइनेंस का जो शेयर है 1000 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है। एक बढ़िया स्ट्रेंथ रीगेन किया है करीब 950 रुपए के भाव से और लगातार हमने तेजी शेयर में देखी है। देखते हैं कि आज की चाल कैसी होती है। लेकिन ओवरऑल जो अब तक अपडेट्स जाए हैं उससे संकेत ये मिल रहे हैं कि शायद दूसरी तिमाही के जो नतीजे आएंगे, एक्चुअल जो नंबर्स आएंगे, वो भी बाजार को मजबूती प्रदान करने का काम यहां से करेंगे। चलिए, तो बाजार के लिए ये बड़े संकेत तो हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद अब समझना बहुत ज़रूरी होगा कि पिछला हफ्ता यूएस के बाजारों के लिए कैसा था, किस तरह के संकेत निकल कर आ रहे हैं और हमारे लिए भी एशिया के बाजार किस तरह का अब एक संकेत देते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि गिफ्ट निफ्टी लगातार हम देख रहे हैं 24,950 के ऊपर यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी अभिषेक, अगर हम यूएस के बाजारों की बात कहें तो ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली हमने होती हुई देखी है। नैस्डैक में S&P 500 में यहाँ पर तेजी पे थोड़ा सा ब्रेक लगा है, जहाँ पर हमने प्रॉफिट बुकिंग भी होती हुई देखी। एशिया के बाजार अगर हम देखें तो निक्की लगभग 2000 अंक चढ़ा हुआ है यहाँ पर नया प्रधानमंत्री का ऐलान होने के बाद, और क्योंकि वो काफ़ी प्रो स्टिमुलस है तो वहाँ के बाज़ारों में जोश है। चीन कॉस्पी के बाज़ार हम देख रहे हैं कि यहाँ फिलहाल बंद है। ओवरऑल हमारे बाज़ारों के लिए ट्रिगर्स के लिहाज से ग्लोबली क्या संकेत मिल रहे हैं, और हमारे बाज़ारों की तो खैर अर्निंग सीजन का आगाज़ हो जाएगा इसी हफ्ते, तो काफ़ी हद तक दशा और दिशा उससे भी तय होगी। लेकिन फ्राइडे का सेशन यूएस का और आज एशिया के बाज़ारों का आलम।
कविता, पहले तो आपको गुड मॉर्निंग। और हम देखिए, डाउ जोन्स में लगातार छठे सत्र में तेजी रही है और शुक्रवार को डे हाई से करीब 250 नीचे आया जरूर है, लेकिन तेजी का जो मोमेंटम है वो लगातार कायम है। अगर हम 6 दिनों में अगर हम मजबूती की बात करें तो 6 दिन में छोटी छोटी चाल रही है अमेरिकी बाजार की, और करीब करीब 1.5% ऊपर डाउ जोन्स अब आ गया है इन 6 सत्र की तेजी में। नेस्डेक S&P 500 ये लगातार हम देख रहे थे कि ये रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए जा रहे थे। शुक्रवार के सत्र में भी नेस्डेक ने नया रिकॉर्ड बनाया है, हालांकि ऊंचाई पर टिका नहीं। 60-65 अंकों के आसपास की गिरावट आई और नए शिखर के बाद ये थोड़ी सी हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी है। लेकिन S&P 500 और नेस्डेक में पिछले 5 में से 4 हफ्ते की तेजी हो गई है। इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी शानदार रफ्तार अमेरिकी बाजारों में है। और वहां पर जो शटडाउन जो चल रहा है, हम पहले भी कह रहे थे कि शटडाउन का भारतीय बाजारों की चाल पर कोई खास असर पड़ता नहीं है, और एग्जैक्टली हमने वही होते हुए देखा है। पूरी तरह से डीकपल्ड है, शटडाउन चल रहा है। वहां पर होता यह है कि अमेरिका में जो नॉन एसेंशियल सर्विसेज जो होती हैं उनके लिए फंडिंग रुक जाती है, और जो सरकारी जो कर्मचारी होती हैं उन सर्विसेज से जुड़े हुए जिनकी संख्या करीब 8 लाख के आसपास है, उनको अवैतनिक छुट्टी पर भेज दिया जाता है। तो देखते हैं कि अब ये डेमोक्रेट्स के बीच में, रिपब्लिकन्स के बीच में थोड़ी सी जो तनातनी है ये कब दूर होती है। अगर ये दूर होती है तो फिर बाजार एक और बड़ी छलांग लगाने के लिए यहां से तैयार हो जाएंगे। शटडाउन के चलते हो ये भी रहा है कि जो पिक्चर हमें मिलनी चाहिए अमेरिकी बाजार से आर्थिक संकेतों के फ्रंट पर, वो नहीं आ रहे हैं। शुक्रवार को वहां पर जॉब रिपोर्ट आने वाली थी, लेकिन जॉब रिपोर्ट आई नहीं। अब होता क्या है कि देखिए, मान लीजिए अगर सर्विसेज, नॉन एसेंशियल सर्विसेज अगर बंद है, शटडाउन अगर चल रहा है, तो इकोनॉमी की रियल पिक्चर तो फिर मिलेगी ही नहीं ना। तो उसके चलते फिर ये डेटा नहीं आएंगे। अब डेटा नहीं आएंगे तो फिर हम रीड क्या करेंगे अमेरिकी बाजार से। तो ये थोड़ी सी कशमकश की स्थिति है। लेकिन अमेरिका में पूरी की पूरी नजरें हैं। इस महीने के आखिर में यूएस फेड की पॉलिसी आने वाली है, और सीएमई फेड वॉच टूल के हिसाब से जो दरें घटने की संभावना है, यानी कि 4.5% जो दरों में कटौती की जो संभावना है, वो है 97% के आसपास। तो मान के चल रहे हैं कि ये रेट कट आने जा रहा है। वैसे भी बातचीत हो रही थी कि 2 रेट कट आएंगे, तो 1 अक्टूबर में आ जाएगा और 1 दिसंबर की पॉलिसी में आ जाएगा, और उसको लेकर भी संभावनाएं काफी ज्यादा है। तो इन रेट कट्स पर नजर है। उसके पहले यूएस फेड के तमाम ऑफिशियल्स के स्टेटमेंट पर नजर रहने वाली है, और जेरोम पॉवेल के संबोधन पर आज हमारी गुरुवार को इस पर नजर रहने वाली है। देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। लेकिन एशियाई बाजारों की बात करें तो आज कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो शो है ना, वो निकेई ने चुरा लिया है। 2000 पॉइंट की तेजी, 4% ऊपर। इतनी बड़ी तेजी मैंने हाल फिलहाल तो निकेई में देखी नहीं है। तो वहां पर जो रूलिंग पार्टी है, उन्होंने सनाई ताकाइची को अपना नेता चुना है, और इनको माना जाता है कि ये प्रो स्टिमुलस है। पहली बार जापान की सरकार, यानी कि जापान के सत्ता की जो बागडोर होगी वो किसी महिला के हाथ में होगी। और उसके बाद हमने देखा कि रियल एस्टेट हो गई या फिर टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर साइक्लिकल शेयरों में गजब की तेजी बनी है। कुछ शेयरों के मैं नाम ले लेता हूं। जापान स्टील वर्क्स हो गया, मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज, कावासाकी हेवी इंडस्ट्रीज, 12 से 14% के आसपास की तेजी इनमें देखने को मिल रही है। अगर हम एशिया के दूसरे बाजारों की बात करें तो हांगकांग में लगातार दूसरे सत्र में कमजोरी है। फिलहाल 120 अंक नीचे आपको हैंगसेंग दिखाई देगा। साउथ कोरिया और चीन के बाजार आज छुट्टी के चलते बंद है। सोना हम देखने की लगातार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। प्रीवियस सेशन में $3944 प्रति औंस का हमने रिकॉर्ड बनते हुए देखा है सोने पर। और पिछले हफ्ते की बात करें तो 3% से ज्यादा की तेजी गोल्ड के प्राइसेस में रही है। यूबीएस का एक अनुमान आया है, यूबीएस की रिपोर्ट आई है, और यूबीएस ने कहा है कि अगले कुछ महीनों में सोने की कीमतें $4200 प्रति औंस तक जा सकती हैं। ये तेजी हो क्यों रही है? देखिए, एक तो अमेरिका में दरें घटने की संभावना है। दरें अगर घटेंगी, बॉन्ड यील्ड सॉफ्ट होगी, बॉन्ड से पैसे निकलेंगे, कहां जाएंगे? हो सकता है कि सोने में जाएं, इस बात की संभावना बनती है। और दूसरी चीज, इकोनॉमी को लेकर थोड़ी सी ये अनिश्चितता के जब तक बादल रहेंगे, जब तक ये शटडाउन रहेगा, तब तक थोड़ा सोना हम देखेंगे कि अपने गेंस को होल्ड करके रखने में कामयाब रहेगा, और वही हम चीजें होते हुए दिख रहे हैं। क्रूड की बात करें, क्रूड एक रेंज में है। सप्लाई गट्स के चलते हम देख रहे हैं कि भाव पर थोड़ा सा प्रेशर आया है, और ब्रेंट $65 के आसपास के प्राइसेस हैं। हालांकि थोड़ी सी तेजी लोअर लेवल से आई है, लेकिन भाव एक रेंज में है। ओपेक प्लस देशों ने फैसला किया है कि वो नवंबर से जो उत्पादन है 1,37,000 बैरल प्रतिदिन वो बढ़ाएंगे, और अब तक हम बात करें तो इस साल 27 लाख बैरल प्रतिदिन की सप्लाई ओपेक प्लस देशों की तरफ से आ चुकी है। ये सप्लाई क्यों बढ़ा रहे हैं? ये देखिए, मार्केट कैप्चर करने की ये जंग है, और अमेरिका में जो शेल उत्पादन होता है या क्रूड का, ओपेक प्लस देश चाहते हैं कि अपने मार्केट शेयर को बरकरार रखें, तो उसके चलते ही सप्लाई बढ़ा रहे हैं। तो थोड़ा सा प्राइसेस पर प्रेशर भी आ रहा है।
कितनी सप्लाई बढ़ गई है? तो जो ग्लोबल डिमांड है उसका ऑलमोस्ट 2.5% के आसपास की सप्लाई में ऑलरेडी यानी कि उत्पादन में बढ़ोतरी हम ओपेक प्लस देशों की तरफ से देख चुके हैं। पिछले हफ्ते की बात करें, कच्चे तेल की कीमतों में करीब 8% के आसपास की नरमी रही है। तो ओवरऑल अगर हम संकेतों की बात करें तो संकेत जो हैं वो मिक्स टू हम पॉजिटिव कहेंगे, नेगेटिव नहीं कहेंगे। भारतीय बाजार में 2 दिन की तेजी हो गई है, तो गिफ्ट निफ्टी आपको भले ही 50 अंक नीचे दिखाई दी, लेकिन मेरा सेंस ये कहता है कि आज बाजार हो सकता है कि आपको ना सपाट खोलने के बाद या थोड़ा सा नरम खोलने के बाद एक तेजी की चाल दिखाएं, क्योंकि बाकी जो हमारे जो डोमेस्टिक इंडिकेटर्स हैं वो मुझे बेहतर दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़े ट्रिगर का काम करेंगे आज जो एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक के जो अपडेट्स आए हैं बिजनेस के, वो निश्चित तौर पर दम भरने काम करेंगे, क्योंकि वेटेज के लिहाज से एचडीएफसी बैंक ना सिर्फ निफ्टी बल्कि निफ्टी बैंक में भी काफी अहम रोल अदा करता है। ये राइट अभिषेक, तो ये रहा ओवरऑल ग्लोबल सेटअप और भारतीय बाजार के लिए क्या संकेत। लेकिन थोड़ा सा एफआईडीआईएस की ओर भी हम रुख कर लेते हैं, क्योंकि क्लियरली जो बीता हफ्ता था कुल मिला के अगर हम बिकवाली का एक आंकड़ा देखें तो 8,300 करोड़ के ऊपर एफआईआईज ने जो है बिकवाली की है। लेकिन 3 अक्टूबर को जो बिकवाली का आंकड़ा है वो 1,583 करोड़ का एफआईआईज की तरफ से, विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से आता हुआ दिखाई दे रहा है। बीता हफ्ता खरीदारी जो डीआईआईज की तरफ से हुई है, ओवरऑल फिगर लगभग 13,000 करोड़ के ऊपर का है। लेकिन फ्राइडे का जो आंकड़ा है 3 अक्टूबर का, आप देख सकते हैं लगभग 489 करोड़ का हम आता हुआ देख रहे हैं। अभिषेक, ओवरऑल बिकवाली एक लगातार ट्रेंड एफआईआईज की तरफ से और खरीदारी हम देख रहे हैं उतनी ही जोश से हो रही है डीआईआईज की तरफ से भी। अब इस ट्रेंड में तब्दीली मेरे ख्याल से कब तक आएगी, इसको लेकर थोड़ा सा असमंजस है, अनसर्टेनिटी है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि बिकवाली कम होती हुई दिखाई दे रही है एफआईआईज की तरफ से, लेकिन खरीदारी काफी जोश में डीआईआईज की तरफ से ये आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछला हफ्ता ही 13,000 करोड़ के पार का आंकड़ा खरीदारी के लिहाज से डीआईआईज की तरफ से आता हुआ हमने देखा है। ओवरऑल संकेत घरेलू फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, डीआईआईज की तरफ से ध्यान में रखते हुए काफी पॉजिटिव और बुलिश में मोमेंटम खरीदारी के लिहाज से। कविता, मुझे लगता है कि देखिए ट्रेंड बदलने की शुरुआत हो गई है, लेकिन कंफर्मेशन तब आएगा। देखिए एफआईज वेट कर रहे हैं। एफआईज वेट किस चीज़ का कर रहे हैं? एफआईज वेट कर रहे हैं कि आपके यहाँ अर्निंग्स कैसे निकल के आती है, यानी कि दूसरी तिमाही के जो नतीजे होते हैं वो कैसे होते हैं। और क्यों वेट कर रहे हैं? क्योंकि भारतीय बाजार को का जो वैल्यूएशन है, निफ्टी के अगर वैल्यूएशन की बात करें तो 21-22 के बीच का पी है, जो कि आप रिलेटिवली अगर आप तुलना करेंगे दुनिया भर के बाजारों से और स्पेशली इन इमर्जिंग मार्केट्स जहाँ पर एक अलग स्टांस होता है एफआईज का, तो उसमें ये महंगा दिखाई दे रहा है। अभी वैल्यूएशन असाइन किए थे भारत की ग्रोथ को लेकर, मतलब मार्केट में अर्निंग्स ग्रोथ को लेकर। जीडीपी ग्रोथ हमारी सॉलिड, उसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं, लेकिन अर्निंग ग्रोथ को लेकर ये वैल्यूएशन असाइन किए गए थे। अब ये अर्निंग ग्रोथ लास्ट क्वार्टर की उतनी आई नहीं, हमने सिंगल डिजिट की अर्निंग ग्रोथ देखी, यानी कि 10% से नीचे की निफ्टी 50 कंपनियों की जो मुनाफे की जो ग्रोथ रही वो 10% से भी कम की रही। तो ये वैल्यूएशन और अर्निंग में थोड़ा सा मिसमैच है और एफआईज वेट कर रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा ट्रेंड रिवर्स होना शुरू हो तो गया है, लेकिन हम बिल्कुल ये नहीं कहेंगे कि नहीं अब एफआईज बुलिश होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि अभी भी अगर आप देखेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर्स में जो लॉन्ग होल्डिंग है वो 0.7% के आसपास है, उसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। लेकिन कविता, एक चीज गौर करने वाली ये है कि हमने देखा था कि बुधवार को भारतीय बाजारों में शानदार तेजी का सत्र रहा और उस दिन भी एफआईज की जो सेलिंग थी वो 1,500 करोड़ रुपए के आसपास की ही कैश में थी। लगातार दूसरे सत्र में हमने देखा है कि एफआईज की जो बिकवाली है वो 1,500-1,600 करोड़ रुपए के आसपास की है। तो बिकवाली जारी जरूर है, 9 दिन एफआईज की सेलिंग लगातार हो गई है, लेकिन क्वांटम छोटा हो रहा है और ये निश्चित तौर पर एक राहत की खबर भारतीय बाजार के लिए जरूर है। 1,583 करोड़ रुपए की कैश में सेलिंग की है। इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें तो वहां पर थोड़ी सी ज्यादा है, 2,200-2,300 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग है। स्टॉक्स फ्यूचर्स में सेलिंग है, लेकिन ये जो क्वांटम है ना धीरे धीरे छोटे होने शुरू हो गए। और ये बात बिल्कुल सही है कि भारतीय बाजार ने अगर अपने गेंस को होल्ड किया है या फिर नीचे जाने से बाजार अगर अब तक बचा हुआ है तो उसकी वजह यह है कि निश्चित तौर पर डीआईआईज का लगातार भारतीय बाजारों को सपोर्ट मिला है। अगस्त 2023 से अब तक कविता करीब 25-26 महीने हो गए हैं ये, और 25-26 महीने से लगातार डीआईआईज बाइंग कर रहे हैं। कैश में नेट उनकी तरफ से बाइंग का ही फिगर आया है और लगातार 28 दिन की बाइंग भारतीय बाजार में हो गई है। अब ये
500 करोड़ रुपए की बाइंग, डीआईज जिस तरह से मोमेंटम बरकरार रखे हुए उस हिसाब से आपको छोटा जरूर दिखाई देगा, लेकिन ये बाइंग का फिगर है और इन्होंने भारतीय बाजारों को अच्छे से सपोर्ट करने का काम किया है। अब देखते हैं कि एफआईज का ये जो लगातार 3 महीने जो जम के बिकवाली की एफआईज ने, क्या अक्टूबर एक ऐसा महीना होगा जब एफआईज की तरफ से नेट हम बाइंग के फिगर देखेंगे। लेकिन ये काफी कुछ निर्भर इस बात पर करेगा कि अर्निंग्स आपकी कैसी आती है, जो ग्लोबल जो हेडविंड्स हैं वो कितने दूर होते हैं, और एक और चीज भारत अमेरिका के बीच में ट्रेड डील जो हो रही है उसको लेकर भी अभी थोड़ी असमंजस की स्थिति है। बातचीत तो शुरुआत हो गई है, फिर से 5 दौर की बातचीत पहले हुई थी, बीच में तल्खी काफी बड़ी अमेरिका के साथ भारत की और टैरिफ को बढ़ा के 50% किया गया। बातचीत चल रही है, लेकिन अभी भी ऐसी कोई पॉजिटिव, बहुत कंस्ट्रक्टिव संकेत नहीं आए हैं। जो कुछ हुआ है वो बयानों में आया है, वो मोदी के सोशल मीडिया पोस्ट में आया है, वो ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट में आया है। एक्चुअल में अभी कुछ आया नहीं है, तो इस पर भी एफआईज की नजर आगे रहने वाली है। देखते हैं कि ये टेबल कब टर्न होता है, और ये दो चीजें अगर पॉजिटिव होनी शुरू हो जाती हैं, अर्निंग्स और टैरिफ को लेकर अनिश्चितता अगर कम होती है, तो निश्चित तौर पर भारतीय बाजार में ऐसी कोई और दिक्कत है नहीं। आपके मैक्रोज बहुत अच्छे हैं, आपकी ग्रोथ अच्छी है, महंगाई आपके यहाँ कम है, जीएसटी कलेक्शन के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, पॉलिसी का सपोर्ट है, लिक्विडिटी आपके यहाँ भरपूर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये दो चीजें हैं, ये बाजार पर मुझे लगता है थोड़ा सा अभी कह सकते हैं कि अनिश्चितता के बादल बन के ये मंडराएंगे। तो देखते ही क्या होता है, लेकिन ये है कि बिकवाली थोड़ा सा कम होना, क्वांटम कम होना, ये एक अच्छा संकेत भारतीय बाजार के लिए जरूर है। ऑलराइट, चलिए इस बीच यहाँ पर क्योंकि हमारे बाजारों में हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों पर बाजार बहुत समय तक टिक नहीं पा रहा है। हालांकि हम देख रहे हैं कि डे हाई पर क्लोजिंग हुई है शुक्रवार के सेशंस की, और कहीं ना कहीं हमने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस को भी तोड़ने की कोशिश की है। लेकिन अभिषेक, लगातार ऊपरी स्तर पर बाजार बिकवाली के दबाव के चलते थोड़ा सा मोमेंटम अपना लूज कर लेता है। अब बहुत अहम होगा बाजार के लिए अपने रेजिस्टेंस को तोड़ना। इमीडिएट सपोर्ट लेवल आपके मुताबिक क्या होगा, रणनीति यहाँ पर क्या होनी चाहिए, और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो बाजार को तोड़कर अब अगर आगे निकलना है तो वो लेवल क्या होगा? कविता, अगर हम निफ्टी की बात करें तो देखिए, तो इंपॉर्टेंट जो अभी रेजिस्टेंस है वो 25,000 का है। 25,000 के लेवल को हमने खोया था, लगातार हमने 8-17 के आसपास की बिकवाली दिखी थी बाजार में। अब चीजें थोड़ी बेहतर नजर आ रही हैं। हालांकि 2 दिन की तेजी हुई है, लेकिन बुधवार की जो तेजी थी ना वो काफी ज्यादा अच्छी थी, और उसके बाद शुक्रवार को हमने देखा कि बाजार एक रेंज में थी। लेकिन सबसे खूबसूरत चीज क्या थी कि आप हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन और लास्ट आवर के ट्रेड में वीकेंड से पहले अगर बाजार डे हाई पर जाकर बंद हो, आप समझ लीजिए कि बाजार में जो कॉन्फिडेंस की कमी हो रही थी उसकी काफी ज्यादा भरपाई हो रही है, तो डैमेज कंट्रोल हो रहा है। लेकिन निफ्टी पर जाने से पहले कविता में बता देता हूं कि आज के लिए जो सेटअप है वो किस तरह का है। देखिए, अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का एक बयान भी आया है। एक समिट में उन्होंने कहा है कि भारत अमेरिका के बीच व्यापारिक मुद्दों को लेकर असहमति अभी बनी हुई है और दोनों देशों के बीच में अंतिम समझौता नहीं हुआ है। मुद्दे सुलझाने की जरूरत है, भारत सक्रिय रूप से काम कर रहा है, बातचीत जरूरी है, क्योंकि अमेरिका जो है दुनिया का एक बहुत बड़ा बाजार है। लेकिन उन्होंने ये भी रिपीट किया कि भारत पर जो टैरिफ लगाए गए थे वो अनुचित हैं। तो ये स्टेटमेंट आया है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि बातचीत चल तो रही है, लेकिन भारत के जो रिजर्वेशंस हैं अपने मुद्दों को लेकर, यानी कि एग्री को लेकर, डेयरी को लेकर, उससे भारत पीछे हटने को तैयार नहीं है। और भारत ने कई बार ये रीट्रेट किया है कि हम इन मुद्दों से समझौता करेंगे नहीं। ये इकोनॉमिकली काफी ज्यादा सेंसिटिव मुद्दा है, ये सरकार के लिए पॉलिटिकली बहुत सेंसिटिव है, तो इस मुद्दे पर भारत पीछे हटेगा नहीं। क्या कुछ और अरेंजमेंट बनेगी? क्या अमेरिका से फाइटर प्लेन्स भारत खरीदेगा ज्यादा? क्या डिफेंस इक्विपमेंट्स की खरीदारी भारत अमेरिका से बढ़ाएगा? किसी और चीज में ज्यादा एक्सेस देगा भारत अमेरिका को? अब ये चीज सारी की सारी भविष्य के गर्भ में देखते हैं कि आगे क्या चीज होती है। लेकिन अभी ये चीज थोड़ी सी ना तनातनी ऐसा लग रहा है इन स्टेटमेंट से कि ये बनी हुई है। लेकिन भारतीय बाजार के लिए जो सेटअप है वो सेटअप थोड़ा सा बेहतर जरूर दिखाई दे रहा है, क्योंकि डे हाई पर एक तो हमने शुक्रवार को बंद हुए, एफआईज की बिकवाली का आंकड़ा छोटा है, और जो अपडेट्स आए हैं एचडीएफसी बैंक के आप अपडेट देखिए, काफी बढ़िया अपडेट आए हैं। करीब करीब 4.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमने रेवेन्यू ग्रोथ देखी है जो इन्होंने अपना अपडेट दिया है। और
एडवांसेस में जो ग्रोथ है, एडवांसेस यानी कि जो नए लोन में जो ग्रोथ है, वो मर्जर के बाद वो सबसे ज्यादा है। तो ये स्ट्रेंथ को दिखा रहा है। और वैसे भी अगर आप एचडीएफसी बैंक को देखेंगे तो बार बार हम देख रहे हैं कि 100 डीएमए यानी कि 965 रुपए के आसपास ये शेयर जा रहा है। हालांकि वहां से रिवर्स भी होता है, एक रेंज में घूम रहा है, लेकिन आज मुझे लगता है कि वो रेंज बाजार आपको तोड़ने के लिए तैयार दिखाई देगा निश्चित तौर पर। और निफ्टी की बात करें तो आप ये देखिए कि 24,700 पर निफ्टी को अच्छा सपोर्ट लग रहा है। और जो रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो 25,000 पर बाजार के लिए रेजिस्टेंस है। मेरा मानना यह है कि अगर आपको निफ्टी को अगर बाइंग करना है, गिरावट पर आप बाइंग कीजिए और छोटे गेंस के लिए बाइंग कीजिए। बहुत बड़ा मत सोचिए बाजार में, क्योंकि अभी भी बाजार एक तरफा चाल नहीं दिखाएगा। अभी भी कुछ कुछ अनिश्चितताएं हैं बाजार के लिए। बाजार अभी क्लैरिटी चाहेगा, अर्निंग के फ्रंट पर भी क्लैरिटी चाहेगा। और ऐसा नहीं है कि अगर अपडेट्स अगर अच्छे आ जाए तो एक्चुअल उसका कन्वर्जन नतीजों में डेफिनेटली हो जाए, उस बातचीत की कोई गारंटी नहीं है। बट ये है कि हाँ, शॉर्ट टर्म में अब ये जो आंकड़े आए हैं बिजनेस अपडेट्स के, ये सपोर्ट करने का काम जरूर करेंगे। तो निफ्टी में 24,750 से 24,850 के बीच में अगर निफ्टी मिलता है तो मेरा मानना है कि आपको बाइंग करनी चाहिए। 25,000 के टारगेट आप लेके चल सकते हैं, वहीं पर रेजिस्टेंस भी है। छोटे गेंस के लिए आप ट्रेड कीजिए और 25,000 के पार जब निफ्टी निकल जाएगा तो मेरा मानना है कि निफ्टी में एक बड़ी तेजी की शुरुआत आप फिर से होते हुए देखेंगे। बट ये है एक उसमें कैविएट ये है कि ये सारी चीजें ना सब्जेक्ट टू कंडीशंस हैं कि ट्रेड डील को लेकर, टैरिफ को लेकर किस तरह के पॉजिटिव सेंटिमेंट्स इमर्ज होते हैं और जो अर्निंग सीजन जो किक स्टार्ट होगा 9 अक्टूबर से, वो किस नोट पर होता है, टीसीएस से दिशा क्या मिलती है। तो अगले एक हफ्ते बहुत ज्यादा क्रूशियल रहने वाले हैं और मेरा मानना है कि बाजार वोलेटाइल तो रहेंगे, लेकिन जो ट्रेजेक्ट्री दिख रही है अभी थोड़ा फिलहाल के लिए ये ऊपर की दिखाई दे रही है। राइट, चलिए, तो ये तमाम रणनीतियां आपने बता दी है। और बैंक निफ्टी को लेकर एक बार क्या स्ट्रैटेजी? कविता, आज मेरा मानना है कि निफ्टी से ज्यादा जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए निफ्टी बैंक पर, क्योंकि निफ्टी बैंक ने तेजी बहुत अच्छी दिखाई है। और शुक्रवार के सत्र में भी हमने देखा कि लोअर लेवल से करीब करीब 450 अंकों के आसपास की तेजी रही और 55,500 के लेवल को निफ्टी बैंक ने रीगेन कर लिया है। तो निफ्टी बैंक के लिए जो इमीडिएट जो अब टारगेट होगा वो होगा 56,000 का। मेरा मानना है कि अचीव आज या कल में कर लेगा, क्योंकि जो अपडेट्स आए हैं प्राइमा फेसी अच्छे लग रहे हैं। एचडीएफसी बैंक के अपडेट अच्छे लग रहे हैं, कोटक बैंक के जो अपडेट्स दिखाई दे रहे हैं वो भी अच्छे नजर आ रहे हैं, क्योंकि एडवांसेस में करीब करीब 16% की ग्रोथ है, सॉलिड ग्रोथ है 16% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। डिपॉजिट में करीब करीब 15% के आसपास की ग्रोथ है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अपडेट्स अच्छे आए हैं, आरबीएल बैंक के अपडेट अच्छे आए हैं। बजाज फाइनेंस, हालांकि निफ्टी बैंक से इसको जोड़ के नहीं देख सकते, लेकिन फाइनेंशियल वाली कंपनी है, इसके एयू में करीब करीब 24% के आसपास का उछाल है। तो ये अपडेट्स जो आए हैं ना, ये बाजार का मूड अच्छा करने का निश्चित तौर पर काम करेंगे। और अब ये एचडीएफसी बैंक के जो अपडेट आए ना, ये आईसीसी बैंक के लिए भी ट्रिगर का काम करेंगे, क्योंकि मान के चलेंगे कि जैसे अपडेट्स आंकड़े एचडीएफसी बैंक दे रहा है तो शायद हो सकता है कि आईसीसी बैंक से भी उसी तरह के आंकड़े निकल के आएंगे। तो आज फिर से, क्योंकि निफ्टी बैंक में दोनों का जो वेटेज है वो 53-54% के आसपास का है, और अगर ये दोनों चलते हैं तो हो सकता है कि आप आज में भी मे बी पॉसिबल है कि आप हो सकते हैं कि आज ही 56,000 के आसपास तक के स्तर देखें। तो मेरा मानना है कि अगर सपाट अगर खुले निफ्टी बैंक भी अगर 55,500 के आसपास खुले या फिर थोड़ा सा नीचे भी खुले, तो आपको निश्चित तौर पर डेफिनेटली एक तेजी की पोजीशन निफ्टी बैंक में भी बना के चलनी चाहिए, एटलीस्ट 56,000 के टारगेट के लिए। और 55,200 से लेकर 55,600 के बीच में आपको बाइंग की कोशिश करनी चाहिए। मेरा मानना है कि 55,000 एक बहुत ही सॉलिड वाला निफ्टी बैंक के लिए सपोर्ट का काम करेगा, और नियर टर्म में अभी ये टूटता हुआ नहीं दिखाई देगा। कुछ बहुत अगर नेगेटिव चीज आ गई तो उसकी बात अलग है, अदरवाइज चीजें बाजार के लिए यहां से मजबूत दिखाई दे रही हैं। चलिए, थोड़ा सा दूसरी तिमाही के जो बिजनेस अपडेट आ रहे हैं इसी को और विस्तार से हम समझते हैं। खासतौर से सरकारी बैंकों का जो खेमा है उनकी तरफ से क्या अपडेट्स आ रहे हैं। हर्ष सहिता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम हाइलाइट्स बताने के लिए। तो हर्ष, हम देख रहे हैं पीएसयू बैंक का पूरा जो खेमा है वो काफ़ी हद तक तेज़ी
के मोमेंटम को पकड़े हुए है। लेकिन जहां तक बिजनेस अपडेट की बात है दूसरी तिमाही की, क्या क्या निकल के आ रहा है पीएसयू बैंकों के अपडेट में से? जी हाँ, तो प्राइवेट बैंक्स ने काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाया, पर पीएसयू बैंक्स में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन दिख रहा है। जब पंजाब नेशनल बैंक की बात करते हैं, नियरली 4% क्यूओक्यू ग्रोथ, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग। यूनियन बैंक थोड़े थोड़े सॉफ्ट रहे नंबर यूनियन बैंक के, अराउंड फ्लैट रहा लोन बुक क्यूओक्यू बेसिस पे, सिंगल डिजिट रहा वाई बेसिस पे, तो वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा। तो ऑन प्राइवेट बैंकिंग साइड आपको इंडसइंड थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा, ऑन द पीएसयू बैंकिंग साइड यूनियन बैंक थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा। पर अगेन बैंक ऑफ बड़ौदा में काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन दिखा, 5% सिक्वेंशियल ग्रोथ दिखा है बैंक ऑफ बड़ौदा में। और Q1 बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए थोड़ा सॉफ्ट था, तो ये थोड़ा अनवाइंड दिख रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा के लोन बुक पे। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोस्ट करता हुआ वो भी फोकस में रहेगा। ऑलराइट, हर्ष, इसी के साथ प्राइवेट बैंकों की भी अपडेट निकल कर आई है, बताइएगा कैसे आई है? पहले बात करते हैं एचडीएफसी बैंक के ग्रोथ के बारे में। 4% सिक्वेंशियल, 4.5% इनफैक्ट सिक्वेंशियल क्यूओक्यू बेसिस पे अपना बुक ग्रो करता हुआ 1 लाख करोड़ प्लस का उसने लोन बुक एक क्वार्टर में ऐड किया है। बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, और ये फास्टेस्ट ग्रोथ रहा है एचडीएफसी बैंक के लिए, दोनों वाई बेसिस पे और क्यूओक्यू बेसिस पे मर्जर के बाद। तो वो जो लोन बुक ग्रोथ आया है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। जब हम ओवरऑल भी देखें फुल ईयर के लिए, तो एचडीएफसी बैंक क्लोज है अपने ईयरली गाइडेंस से ऑलरेडी फर्स्ट 2 क्वार्टर्स में ही। तो इस पे शार्प रिएक्शन पॉसिबल, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स पेंसिल कर रहे थे वर्सेस जो आया है वो बहुत स्ट्रांग आया है। कोटक के बारे में बात करते हैं, अगेन लोन ग्रोथ बहुत स्ट्रांग आया है, 4% सिक्वेंशियल आया है, और उसमें भी अराउंड 1% और या अराउंड 5 से 6 हज़ार करोड़ का ओवरऑल बुक साइज पे बीट आया है। तो उधर भी काफ़ी स्ट्रांग ट्रैक्शन दिखता हुआ। प्राइवेट बैंकिंग साइड पे लार्ज बैंक्स भी काफ़ी अच्छा ग्रो करते हुए, इंडसइंड एक आउटलायर है, वहाँ पे डी ग्रोथ दिख रहा है। एडवांसेस डी ग्रो हुए हैं 2% सिक्वेंशियल पे, 8% सिक्वेंशियल वाई पे डी ग्रोथ हुआ है। तो बुक साइज एक्चुअली श्रिंक हो रहा है, दोनों लोन बुक और एंड डिपॉजिट बुक। कासा भी श्रिंक होता हुआ 19% डी ग्रोथ है कासा में, तो उधर भी थोड़े प्रॉब्लम्स आते हुए इंडसइंड बैंक के लिए मार्जिन्स अगेन शायद से प्रेशर में रहेंगे। जब येस बैंक की बात करते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिख रहा है अक्रॉस द बोर्ड। अभी मैं नंबर्स बोलता हूँ आपको, 4% क्यूओक्यू का ग्रोथ दिखा है एडवांसेस पे, डिपॉजिट्स का नंबर 7.5% क्यूओक्यू पे ग्रो हुआ है। तो काफ़ी सारा जो ग्रोथ आया है पूरा का पूरा ये क्वार्टर में आया है। पूरा ऑलमोस्ट लास्ट फुल ईयर का ग्रोथ एक सिंगल क्वार्टर में किया है येस बैंक ने। तो ये एक टर्निंग पॉइंट शायद से येस बैंक के लिए, और स्टॉक भी फोकस में रहेगा इसके वजह से। 11% सिक्वेंशियल क्यूओक्यू कासा ग्रोथ रहा है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ येस बैंक ने दिखाया। आरबीएल बैंक भी डिसेंट ग्रोथ दिखाता हुआ 6% क्यूओक्यू ग्रोथ एडवांसेस के बुक पे और 3.5% डिपॉजिट बुक पे, और एयू स्मॉल फाइनेंस 5% एडवांसेस के बुक पे क्यूओक्यू ग्रोथ दिखाया है, और नियरली 4% डिपॉजिट बुक पे भी ग्रोथ दिखाया है। तो उधर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिख रहा है। और हर्ष, साथ ही एनबीएफसीज की अगर हम बात करें तो तमाम एनबीएफसीज से क्या आ रही है बिजनेस अपडेट? एनबीएफसीज में बजाज फाइनेंस का काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखा है, अराउंड 4.7% क्यूओक्यू, पर स्लाइटली सॉफ्टर साइड पे। ओवरऑल स्ट्रॉन्ग है, बट बजाज फाइनेंस के हाई एक्सपेक्टेशन से स्लाइटली सॉफ्टर आया है वो नंबर। न्यू लोन्स बुक भी थोड़ा डी ग्रोथ है उसमें ऑन अ क्यूओक्यू बेसिस, वो भी फोकस में रहेगा। एल&टी फाइनेंस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स रहे हैं, अराउंड 5% ऑन अ क्यूओक्यू बेसिस उसका एयूएम ग्रोथ है, और उसका रिटेल डिसबर्समेंट्स 8% से ग्रो है ऑन अ क्यूओक्यू बेसिस। तो उधर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन रहा है। एल&टी फाइनेंस एक फोकस में रहेगा बिकॉज वो ग्रोथ डिसेंटली स्ट्रॉन्ग है। बजाज फाइनेंस कंज्यूमर लोन्स में स्लाइटली सॉफ्टर था ये क्वार्टर, इसके लिए शायद से उस पर इम्पैक्ट आ सकता है। ठीक है, शुक्रिया हर्ष ये तमाम अपडेट बताने के लिए। तो हर्ष ने एक एक करके आपको सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक, एनबीएफसीज के बिजनेस अपडेट कैसे आए ये सब कुछ आपको बता दिए। और आज अगर हम खबरों वाले शेयरों की बात करें तो ये सारे के सारे अपडेट्स ही डोमिनेट करते हुए आपको दिखाई देंगे। आगे उनकी भी हम चर्चा करेंगे, कुछ और अगर जो ज़रूरी खबरें हैं आपके लिए हम लेकर निश्चित तौर पर आएंगे।
लेकिन उसके पहले जरा ये जान लेते हैं कि आज के लिए जो अहम ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं वो कौन सी हैं, यानी कि ब्रोकरेजेस कहां पर बुलिश हैं और कहां पर बेयरिश हैं। और आज के ब्रोकरेज रिपोर्ट की पूरी सूची लेकर हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी आनंद शुक्ला। आनंद, गुड मॉर्निंग। बताइए आज कौन से रिपोर्ट्स पर नजर है, कहां पर फोकस रहने वाला है? जी हाँ, बात करें आज के इंपॉर्टेंट ब्रोकरेज रिपोर्ट के बारे में। सबसे पहले बजाज फाइनेंस की बात करते हैं। बजाज फाइनेंस पर सिटी की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है। कंपनी ने दूसरी तिमाही में करीब 23.6% AUM ग्रोथ दर्ज की है, जो सिटी के अनुमान के मुताबिक है। इनका ऐसा मानना है कि वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही और वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही के मुकाबले ग्रोथ थोड़ी सी धीमी देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ मौसम में बदलाव के चलते नए लोन में गिरावट भी देखने को मिल सकती है। सिटी ने दूसरी तिमाही में निम्स जो है उसे स्थिर रहने की उम्मीद जताई है, जिसके चलते आज बजाज फाइनेंस फोकस में रह सकता है। इसके अलावा इंटरग्लोब एविएशन की बात करें तो इंटरग्लोब एविएशन पर भी सिटी की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है। खरीदारी की राय दी थी, उसे बरकरार रखी है और लक्ष्य बढ़ा दिया है। लक्ष्य 6500 से बढ़ाकर 7100 रुपये कर दिया है। साथ ही इनका मानना है कि जो डिमांड है वो काफ़ी मजबूत देखने को मिल सकती है और कंपनी अपने मार्केट शेयर को लगातार बरकरार रखने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा बात करें मैरिको की तो मैरिको पर मोतीलाल ओसवाल की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है। खरीदारी की राय दी थी और उसे बरकरार रखी है। लक्ष्य 850 रुपये का दिया है। साथ ही इन्होंने आशंका जाहिर की है कि पैराशूट के वॉल्यूम में करीब 3 से 5% की गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके अलावा सफोला फ्रेंचाइजी में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे करीब 24% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बात करें लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों पर मोतीलाल ओसवाल की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है। मैक्स फाइनेंशियल पर इन्होंने न्यूट्रल से अपग्रेड कर बाई की रेटिंग दी है और लक्ष्य बढ़ा दिया है। लक्ष्य 1750 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया है। इसके अलावा HDFC लाइफ पर भी इन्होंने खरीदारी की राय दी है और लक्ष्य रखा है 910 रुपये का। तो ये सारे इंपॉर्टेंट ब्रोकरेज रिपोर्ट थे जिन पर आज नज़र रखने की ज़रूरत है। चलिए, तो ये तमाम काउंटर्स जो रडार पे ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से। लेकिन अब शो को आगे बढ़ाते हैं और एक्सपर्ट्स से जुड़ना शुरू करते हैं। सुमिल मेहता म्यूरा एसेट शेर खान से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमिल, हाय, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका पावर ट्रेड में। और आपके ट्रेडिंग कॉल्स हम लें उससे पहले सुमिल, चलिए कुछ बाजार का सेटअप समझना चाहते हैं। गिफ्ट निफ्टी लगातार 24,950 के पार की ओपनिंग के संकेत दे रहा है। आप कैसे देख रहे हैं आज की बाजार की शुरुआत को, स्पेशली अगर फ्राइडे को हम अपनी क्लोजिंग देखें, लगातार दूसरा सेशन जहां पर मजबूती भारतीय बाजार ने दिखाई है? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बायस इस समय इन द वेरी शॉर्ट टर्म पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि मार्केट में एक नई रैली ऊपर की तरफ शुरू हुई फॉर शॉर्ट टर्म, और ये जो पूरा बाउंस है वो बाउंस ऑन द आवरली चार्ट एक इंडिग्नैगनल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है और उस ब्रेकआउट का बहुत अच्छा एक अच्छी मोमेंटम देखने मिली है मार्केट में। यहाँ से मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट टारगेट है फॉर निफ्टी इन द वेरी शॉर्ट टर्म वो 25,000 है, जो एक 50% रिट्रेसमेंट है। ये पूरे फॉल का जो हमने फॉल देखा लास्ट 2-3 हफ्तों में, ये पूरे फॉल का एक रिट्रेसमेंट है 50%, और वो 50% रिट्रेसमेंट ही अपना टारगेट होगा, पहला टारगेट विच इज 25,000 और दूसरा टारगेट होगा 25,120। ये दो टारगेट्स हम लेके चल रहे हैं इस समय इन द वेरी शॉर्ट टर्म। मीडियम टर्म डेफिनेटली पॉजिटिव है। मीडियम टर्म में मुझे कोई डाउट नहीं है कि मार्केट यहाँ से अच्छी रैली ऊपर में देखने मिलेगी, लेकिन जो सेटअप इन द लास्ट 4 to 5 मंथ्स हमने देखने मिला है फ्रॉम मई से, हम 25,000 और 24,500 के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली। एंड ये पूरी जो ब्रॉड रेंज है, ये ब्रॉड रेंज का ब्रेकआउट मैं समझता हूँ कि ऊपर की तरफ होगा। सो ओवरऑल मीडियम टर्म आउटलुक पॉजिटिव है। जो गिरावट देखी उस गिरावट की खत्म होने के बाद एक अच्छी रैली हम देख रहे हैं, तो ये ओवरऑल सिनेरियो बहुत अच्छा लग रहा है इन द वेरी शॉर्ट टर्म। अब यहाँ से जो हमें फोकस करना है वो फोकस करना है सेक्टोरियल रोटेशन पे, और सेक्टर जो अच्छे लग रहे हैं उसमें दाव लगाना है। हमें फोकस ज्यादा सेक्टर्स पे करना है और स्पेसिफिक स्टॉक्स पे करना है। ये सारे एक बार हमें सेक्टर्स जैसे ऑयल एंड गैस है जो अच्छा कर रहा है, इवन बैंकिंग बहुत अच्छा कर रहा है, प्राइवेट बैंक्स अभी शुरुआत किए हैं, PSU बैंक्स ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं। सो ओवरऑल पॉजिटिव बाय ऑन डिक्लाइंस की स्ट्रैटेजी रखे। मुझे लगता है कि ये रैली अब यहाँ से थोड़ा 25,000 25,200 तक कंटिन्यू कर सकती है।
25,000 एक इमीडिएट टारगेट होगा निफ्टी के लिए। उसके बाद हम देखेंगे कि 25,200 तक जाने की कोशिश करेगा निफ्टी। और हमने देखा भी है कि 25,000 के ऊपर तो था ही, 25,458 के आसपास से ही हमने देखा था कि निफ्टी स्लिप होकर नीचे गया था। तो उन लेवल्स को रीगेन करने की कोशिश करेगा। और जो बायस है वो पॉजिटिव है, बाय ऑन डिप्स कीजिए बाजार में। सेक्टोरल रोटेशन पर आपको नजर रखनी है। सोमिल जी, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। तो बता दीजिए कि आज आपने शेयर कौन से चुने हैं हमारे दर्शकों के लिए, कहां पर पैसे बन जाएंगे? दो सेक्टर्स जो मुझे लगता है कि यहाँ से रिवर्स हो रहे हैं और यहाँ से बहुत अच्छी रैली यहाँ से देखने मिलेगी। गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एज वेल। डीएलएफ रियल एस्टेट सेक्टर मुझे लगता है कि यहाँ से एक अच्छी रैली दिखा सकता है, तो डीएलएफ मेरा टॉप पिक होगा रियल एस्टेट में से। डीएलएफ में एक गिरावट हमने देखी और वो गिरावट एग्जैक्टली 61% रिट्रेसमेंट से फिर से एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिला है। मे बी इन द वेरी शॉर्ट टर्म इंट्राडे में थोड़ा साइडवेज हो सकता है, लेकिन बायस पॉजिटिव रहेगा। बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रैटेजी रखे। स्टॉप लॉस होगा 712, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे और टारगेट होगा 750 का। दूसरा स्टॉक है फाइनेंस में से, बैंकिंग फाइनेंस साइड पर से, दैट इज एसबीआई कार्ड्स। एसबीआई कार्ड्स में एक फ्लैग पैटर्न बना है, 2040 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है, 200 के ऊपर चल रहा है। बहुत ही अच्छा सेटअप है फॉर मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म ट्रेड। स्टॉप लॉस होगा 865 पर और टारगेट होगा 950 पर। चलिए, तो ये आपके ट्रेडिंग कॉल्स भी आपने हमें बता दिए हैं, लेकिन सोमिल आपसे गुजारिश है कि आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि एक्सपर्ट्स की ट्रेडिंग कॉल्स के अलावा भी बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जिनका इम्पैक्ट होगा स्टॉक वाइज अगर देखा जाए, और एक्सपर्ट्स से भी बात करेंगे उन तमाम काउंटर्स पर, उन तमाम स्टॉक्स पर। आशीषा हमारे साथ जुड़ गई हैं खबरों के दम पर आज बाजार में जो भी एक्शन दिखाई देगा उसकी लिस्ट लेकर। आशीषा। बिल्कुल कविता, सबसे पहले तो बैंकिंग और एफएमसीजी सेक्टर की बात अभी अभी हर्ष और स्नेही ने की, तो कई सारे स्टॉक्स जो ऑपरेशनल अपडेट्स के दम पर आज के सत्र में फोकस में रहेंगे, लेकिन इसके अलावा भी कई और खबरें निकल कर आई है। सबसे पहले ऑटो सेक्टर से फोर्स मोटर्स से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर भी ऑपरेशनल अपडेट्स है। यहाँ पर स्टेडी सेट ऑफ नंबर्स कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। डोमेस्टिक सेल्स की बात करें तो 1.5% बढ़ती हुई नजर आई सालाना आधार पर। एक्सपोर्ट्स में करीब 7 से 8% का उछाल कंपनी ने रिपोर्ट किया है। तो स्टेडी सेट ऑफ नंबर्स, ऑपरेशनल अपडेट्स जो फोर्स मोटर्स ने रिपोर्ट किए। इसके अलावा बात करते हैं कैनरा बैंक की। कैनरा रिबेको एसेट मैनेजमेंट जो कैनरा बैंक की होली ओन सब्सिडरी है, उन्होंने सेबी के साथ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस यानी RHP अब फाइल कर दिया है, तो उनका IPO अगले कुछ दिनों में नजर आ सकता है। वैल्यू अनलॉकिंग कैनरा बैंक के लिए नजर आ सकता है। याद रखिए, एक बड़ा ओवरहैंग था पिछले कुछ क्वार्टर से स्टॉक के लिए, लेकिन अब फाइनली ये RHP कंपनी ने सेबी के साथ फाइल कर दिया है। इसके अलावा बात करते हैं JSW एनर्जी की, जहां पर कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान्स कंपनी ने अनाउंस किए हैं। कंपनी ने कहा कि 114 मेगावाट की रिन्यूएबल कैपेसिटी की एनर्जी कंपनी ने ऐड की है। 21 मेगावाट की सोलार एनर्जी भी कंपनी ने कैपेसिटी ऐड की है, जिसके चलते कंपनी की टोटल कैपेसिटी 13,211 मेगावाट के आसपास पहुंच चुकी है। तो कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान्स के चलते JSW एनर्जी में भी आज के सत्र में एक्शन दिखेगा। इसके अलावा बात करते हैं कर्नाटका बैंक की। कंपनी के जो MD और CEO है रघुवेंद्र श्रीनिवास भट्ट, उनके टेन्योर एक्सटेंशन के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अब मंजूरी मिल चुकी है, तो इसके चलते कर्नाटका बैंक में भी एक्शन दिखेगा। सीगल इंडिया पिछले हफ्ते भी स्टॉक फोकस में था, आज भी फोकस में रहेगा। कंपनी को 2 नए ऑर्डर्स मिले हैं महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन से, और दोनों ही टोटल ऑर्डर्स के टोटल वैल्यू की बात करें तो 1300 करोड़ के आसपास है। तो 2 ऑर्डर विन्स 1300 करोड़ के सीगल इंडिया पर भी आज पॉजिटिव एक्शन दिखेगा। यूफ्लेक्स कंपनी के कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान्स है। सानंद गुजरात में जो कंपनी का प्लांट है, उसकी कैपेसिटी 7 बिलियन पैक्स पर एनम से बढ़ाकर अब 12 बिलियन पैक्स पर एनम कर दी गई है। तो कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान यूफ्लेक्स के लिए भी नजर आए। लास्ट में टाटा स्टील की बात करते हैं। याद रखिए, टाटा स्टील को जयपुर माइन से ऑर्डर मिला है। 2400 करोड़ की डिमांड नोटिस है। वैसे तो ये नेगेटिव खबर है, लेकिन मैनेजमेंट ने क्लैरिफाई किया कि ये डिमांड सस्टेनेबल नहीं होगी, तो शायद ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट यहाँ पर नहीं दिखेगा। लेकिन इसके अलावा एक और स्टॉक की बात करते हैं फार्मा सेक्टर से, लुपिन की।
नेगेटिव खबर है पीथामपुर यूनिट के लिए, जहां पर यूएस एफडीए ने यूनिट 2 में की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में इंस्पेक्शन किया था 8 जुलाई से 17 जुलाई तक, और 4 आपत्तियां मिली है, 4 ऑब्जर्वेशंस मिले हैं यूनिट 2 की पीथामपुर फैसिलिटी लुपिन की। और इसी के साथ OAI यानी ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड का स्टेटस भी यूएस एफडीए ने इस पर्टिकुलर यूनिट को दिया है। तो हल्की सी नेगेटिव खबर यहाँ पर, लुपिन पर भी आज नेगेटिव एक्शन नजर आ सकता है। तमाम स्टॉक्स इन न्यूज़ बताने के लिए और आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ शो में सोमिल मेहता जुड़े हुए हैं, लेकिन अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं गौरांग शाह और प्रशांत सावंत। आप दोनों को भी गुड मॉर्निंग और स्वागत है आप दोनों का भी पावर ट्रेड में। और गौरांग, क्योंकि शुरुआती चर्चा में हमेशा बाजार का सेटअप समझना होता है, हालांकि हमेशा लंबी अवधि का नज़रिया आपका होता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा बुलिश और खरीदारी का मोमेंटम बाजार में फिलहाल दिखाई दे रहा है, जो बात समझ में आई है। सोमिल से बात हुई कुछ देर पहले। आप कैसे देख रहे हैं फिलहाल बाजार के ट्रेंड को, अगर मैं थर्सडे फ्राइडे का ट्रेड और उसका मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड होता हुआ अगर समझना चाहूं तो? बहुत बहुत धन्यवाद कविता, आपका इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारी तरफ से। एक छोटा डिस्क्लोजर पहले दे देते हैं कि जो भी निवेश लायक रणनीति इस कार्यक्रम में आज प्रातःकाल रखेंगे, ये हमारी रिसर्च टीम की तरफ से राय है। इसमें हमारी कंपनी जियोजेट अथवा मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, हो सकता है उनका निवेश हो। तो मेरे ख्याल से शुक्रवार को काफी बेहतर बाजार ने बंद दिया था, लेकिन आज सुबह ऐसा लग रहा है कि थोड़ी बहुत हल्की सी नीचे के तरफ के दायरे हो सकते हैं। इस हफ्ते मेरे ख्याल से 10 तारीख के आसपास नतीजे आना शुरू हो जाएंगे कविता, इस वित्तीय वर्ष के दूसरी तिमाही के नतीजे। नतीजों को ध्यान में रखते हुए हमें लग रहा है कि कुछ क्षेत्र सकारात्मक प्रदर्शन करेंगे। वहां उसमें से एक वित्तीय क्षेत्र है, जहां पर सरकारी बैंक, निजी क्षेत्र की बैंक, NBFCs, ऑटो क्षेत्र जिस प्रकार से बिक्री के आंकड़े आ रहे हैं, शायद वहां पर रुझान बेहतर हो आंकड़ों के आधार पर। रक्षा क्षेत्र है, कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग क्षेत्र है और सीमेंट क्षेत्र। ये FMCG तो खैर मैं थोड़ी बहुत खपत को लेकर के विचारधारा थोड़ी लंबी हमारी है कि आने वाले कुछ महीनों में आपको रुझान बेहतर होता हुआ नजर आएगा, लेकिन हमें लग रहा है कि बाजार में अगर हमें 25,000 या 25,000 के पार जाना है, तो मेरा मानना ये है कि नतीजों जो है ये ज्यादा योगदान देंगे और हो सकता है कि हम 25,300, 25,500 के आसपास जाने का फिर से प्रयास करें। गौरांग सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। तो ये बाजार को लेकर बहुत ही वैल्यूएबल इंसाइट्स गौरांग सर के। हमारे साथ प्रशांत सावंत भी जुड़ गए हैं, देश के जाने माने टेक्निकल एक्सपर्ट हैं। प्रशांत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। फटाफट आपके ट्रेड से शुरू कर लेते हैं, उसके बाद ना खबरों की बड़ी लंबी फहरिस्त है, तो मैं गुजारिश करूंगा अपने सभी मेहमानों से कि थोड़ा सा संक्षेप में रखें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा स्टॉक्स को कवर कर पाएं। पहले प्रशांत जी आप अपने ट्रेड्स बताइए, फिर हम सीधे शेयरों पर जाएंगे। जी बिल्कुल अभिषेक जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो यहाँ पे केन्स में मुझे एक अच्छा प्राइस एक्शन नजर आ रहा है, करीबन 7,270-75 के बीच स्पॉट क्लोज हुआ था। स्टॉप लॉस रखेंगे 7,200 क्लोजिंग बेसिस और एक पोजिशनल अप्रोच रखेंगे फॉर टारगेट्स अराउंड 7,400, 7,450। और नेक्स्ट पिक मुझे PSU बैंकिंग सेक्टर काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे SBI में जो एक पुल ऑफ आया है, यहाँ से मुझे लग रहा है स्टॉक फिर से टेक ऑफ कर सकता है, या करंट प्राइस पे बाय करके स्पॉट क्लोजिंग बिलो 855, 855 स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट हुआ करीबन 885, 885। ठीक है, SBI 885 के टारगेट, धीरे धीरे करके SBI ने अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाया है। 855 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 885 का टारगेट। और दूसरा जो शेयर होगा वो EMS स्पेस से है। केन्स टेक के शेयर में आपको खरीदारी करनी है, तो ये 2 शेयर हो गए। चलिए तेजी से अब शेयरों पर राय लेने की शुरुआत करते हैं। HDFC बैंक निश्चित तौर पर फोकस में रहेगा, क्योंकि एडवांसेस के यानी कि नए लोन ग्रोथ के जो आंकड़े रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव रहे हैं। 965 रुपए के आसपास के भाव हम लगातार देख रहे हैं HDFC बैंक में, और वहां पर आके शेयर थोड़ा सा फंस रहा है। आज ये जो फंसन है सोमिल जी, क्या आपको लगता है कि दूर हो जाएगी HDFC बैंक? वैसे तो ये गैप के साथ खुलेगा, लेकिन गैप के बाद भी क्या लेना है शेयर?
HDFC बैंक ने अभी शुरुआत की है फ्रॉम जो बॉटम बनाया अभी अराउंड 938 पर। यहाँ पर HDFC बैंक ने दिस इज द फोर्थ या फिफ्थ टाइम जहां पर सपोर्ट लेके फिर से पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया है। डेफिनेटली वेरी पॉजिटिव ऑन द स्टॉक। नीचे में 200 डेली मूविंग एवरेज है 931 पर। मुझे लगता है कि 930 के स्टॉप लॉस से एक पोजिशनल व्यू लेकर एक अच्छा ट्रेड बनता है यहाँ पर। ऊपर में मैं समझता हूं कि जो प्रीवियस स्विंग हाईज है 1000 के आसपास के, वो ऊपर की तरफ निकलेंगे और मेरे टारगेट्स वे अबाव होंगे। एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में 1020 1025 के आसपास के टारगेट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 1020 1025 के आसपास के टारगेट आप उम्मीद करके चल सकते हैं। एचडीएफसी बैंक में एक और बैंक फोकस में रहेगा जो हाल फिलहाल बड़ी तगड़ी चाल दिखाई है। अगर मैं पिछले एक महीने की बात करूं तो आप देखेंगे कोटक बैंक का जो शेयर है 8 से 10% चल गया है। 2100 रुपए के आसपास के प्राइसेस हैं कोटक बैंक के। गुरांग सर, कोटक बैंक इसके भी जो अपडेट्स आए हैं, क्वार्टरली अपडेट्स, वो काफी अच्छे आए हैं। क्या उम्मीद करके चलें कोटक बैंक में, और आपको विद इन प्राइवेट बैंकिंग में कौन सा शेयर सबसे दमदार लग रहा है? आपको भी प्रणाम और शुभ प्रभात अभिषेक भाई। तो देखिए, जैसे मैं टिप्पणी कर रहा था कार्यक्रम की शुरुआत में कि जो कारोबारी अपडेट आए हैं उसको लेकर के शायद एक अनुमान ये लगा सकते हैं कि ऋण जो है, ऋण की मांग खास करके अभिषेक भाई वो बढ़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऋण की मांग बढ़ रही तो स्वाभाविक है जो लोन बुक ग्रोथ है वो आपको होती हुई नजर आएगी। ऐसे तो काफी सारी निजी क्षेत्र की दिग्गज जो भी बैंक्स हैं उस पर खरीदारी की राय है। कोटक महिंद्रा पर भी बुनियादी तर्क के आधार पर हमारी खरीदारी की राय है, और एक अनुमानित लक्ष्यांक जो अब तक नतीजे हमने देखे हैं अभिषेक भाई, उसको देखते हुए शायद 2250 2300 के आसपास के लक्ष्यांक है। लेकिन ऐसा हमें लग रहा है कि नतीजे जो है वित्तीय क्षेत्र के अच्छे आएंगे और उस अच्छे प्रदर्शन पर इस लक्ष्यांक को हम ऊपर की तरफ परिवर्तन करेंगे अगर हमारे उम्मीद से बेहतर नतीजा आए कोटक बैंक। ठीक है, 2200 रुपए के ऊपर निकलने की तैयारी कोटक बैंक कर लेगा। 2100 रुपए का भाव है, तो आप तेजी की उम्मीद करके आप शेयर में निश्चित तौर पर चलिए। बात करते हैं एनबीएफसी स्पेस की, तो पूनावाला फिनकॉर्प के भी Q2 के बिजनेस अपडेट आ गए हैं और एयूएम की जो ग्रोथ रही है वो रही है 15% के आसपास की। शेयर की अगर हम चाल की बात करें सोमिल जी, तो गजब की रफ्तार में ये शेयर है। पिछले महीने भर में करीब करीब 22-23% ये शेयर चला है, और शुक्रवार की जो क्लोजिंग रही है वो बहुत अच्छी रही है, करीब 4.5-5% ऊपर। पूनावाला फिनकॉर्प, अब दिक्कत की बात क्या है ना कि देखिए, एक तरफ खुशी है एक तरफ गम है। खुशी इस बात की है कि नंबर्स अच्छे हैं, बाजार ऊपर जाएगा। थोड़ी सी निराशा इस चीज की है कि अब गैप के साथ खुलेंगे तो शायद पकड़ में आए कि ना आए, ये एक चैलेंज है। जरा बताइए, पूनावाला फिनकॉर्प इतनी बड़ी तेजी के बाद भी क्या आपको लगता है कि इसमें नई तेजी की गुंजाइश बनती है अभी? ट्रेंड इज अप। शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में ट्रेंड अप है। 2040 डेली मूविंग एवरेज हर बार सपोर्ट लेकर फिर से ट्रेंड ऊपर की तरफ रिज्यूम करता है, विच इज अ वेरी गुड साइन फॉर द स्टॉक। कोई भी स्टॉक के लिए बहुत अच्छी चीज है ये। अब जो लास्ट 2 हफ्तों में पूरा जो कंसोलिडेशन हुआ था, वो कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट ऊपर हो चुका है। हमने फ्राइडे को ये ब्रेकआउट देख लिया है। आज जो ऊपर खुलेगा, मुझे नहीं लगता कि शॉर्ट टर्म में किसी को इसमें एंट्री करनी चाहिए, फ्रेश एंट्री करनी चाहिए। लेकिन जिसकी पोजिशन है वो डेफिनेटली पोजीशन ओपन रख सकता है, और मुझे लगता है कि ऊपर में कम से कम 570 580 के मीडियम टर्म के टारगेट्स आ सकते हैं। मीडियम टर्म में अगर किसी को पोजीशन लेनी है तो उसका स्टॉप लॉस होगा 478 का, लेकिन बहुत डीप स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो नई पोजीशन ले तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का ध्यान जरूर रखें। ठीक है, 478 रुपए का स्टॉप लॉस होगा पूनावाला फिनकॉर्प के लिए। देखते हैं, अब शुरुआत तो अच्छी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है पूनावाला फिनकॉर्प की। लेकिन बजाज फाइनेंस पर भी आज नजर रहेगी, क्योंकि बजाज फाइनेंस के भी जो नंबर्स आए हैं, एओ में 24% की ग्रोथ है। अगर न्यू लोन बुक की अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ये 26% है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। अगर हम देखेंगे दूसरी तिमाही में तो सॉलिड ग्रोथ है। 1000 रुपए के आसपास का भाव है। प्रशांत जी, 990 की क्लोजिंग है इसकी शुक्रवार की। बजाज फाइनेंस आप कहां जाते हुए देख रहे हैं, और तेजी करनी है अच्छी शुरुआत होने पर भी? तो
अभिषेक जी, इसमें आइडियल रणनीति होगी कि इसको हम 1000 1005 के जोन के ऊपर बाय करें, बट करंट लेवल पे भी अगर कोई एक प्योर रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से लेना चाहे, मुझे लग रहा है 975 975 स्पॉट एक अच्छा स्टॉप लॉस होगा और यहाँ से हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं करीबन 1015 1025 के आसपास। ठीक है, 1025 के टारगेट की उम्मीद कर सकते हैं। 1025 हमने हाल फिलहाल ये बजाज फाइनेंस में ये लेवल हमने देखे भी हैं और बजाज फाइनेंस को लेकर जो सिटी की जो रिपोर्ट आई है वो ठीक ठाक है। उन्होंने कहा है कि निम्स यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन ये स्थिर रह सकती है और Q1 FY26 और Q2 FY25 के मुकाबले ग्रोथ थोड़ी सी धीमी है। देखना होगा कि बजाज फाइनेंस की चाल कैसी रहती है। अदरवाइज तो नंबर्स प्राइमा फेसी ये ठीक दिखाई दे रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो मार्केट लाइव की शुरुआत करेंगे। ढेर सारी कंजम्पशन वाली कंपनीज के भी इंक्लूडिंग डीमार्ट बिजनेस के बेट आए हैं, उनकी चर्चा करेंगे। हमारे एक्सपर्ट्स तैयार हैं और फटाफट तमाम शेयरों पर आपको राय देंगे। आप कहीं जाएगा नहीं। थोड़े छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होंगे। नमस्कार, आपका स्वागत है। हम आपसे साथ जुड़ रहे हैं SBI लाइव स्टूडियो से और जी हाँ, आज मार्केट में भरपूर एक्साइटमेंट देखने को मिलेगा। हालांकि गिफ्ट निफ्टी इतना एक्साइटमेंट नहीं दिखा रहा है, पर सेक्टर स्पेसिफिक एक्साइटमेंट जरूर रहेगा, चाहे बैंकिंग हो या फिर कंजम्पशन काउंटर्स, उन सभी पर जो है आज फोकस रहेगा। पर हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि आज शरद पूर्णिमा है और माना जाता है कि आज जो है जैसे आप चांद को देखेंगे वहाँ से अमृत बरसता हुआ दिखेगा और कहीं ना कहीं उसको लेकर भी जो है हम आज ध्यान ज़रूर रखेंगे इस चीज़ का और हमारे सभी दर्शकों को इसकी शुभकामनाएं भी हम देते हैं। पर चलिए एक बार फिर से मार्केट्स पे जो है हम नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि मार्केट्स में एक रिएक्शन ज़रूर आ सकता है, चाहे वो कंजम्पशन, बैंकिंग या फिर कुछ एक हॉस्पिटल काउंटर्स भी हों। और ख़ास तौर से हॉस्पिटल काउंटर्स को लेकर एक्साइटमेंट भी है, क्योंकि सरकार ने जो CGHS स्कीम के अंतर्गत रेट्स हैं उसको रिवाइज कर दिया गया है। देखिए, और एक दशक के बाद जो है इतने बड़े प्राइस हाइक्स होते हुए दिखे हैं, जहां पर 2000 से भी ज़्यादा मेडिकल एग्जामिनेशंस या फिर प्रोसीजर्स की बात कर ले, वहां पर जो है रेट्स रिवाइज किए गए हैं। अभी तक कुछ सरकारी कर्मचारी या फिर पेंशनर्स का कहना था कि उनको कैशलेस ट्रीटमेंट लेने में थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं। अब कहीं ना कहीं रेट्स रिवाइज हो गए हैं तो वो दिक्कतें हट जाएंगी, ऐसा सरकार का मानना है। और तमाम ऐसे काउंटर्स, यथार्थ, मैक्स हेल्थ केयर, फोर्टिस, ये सभी जो हैं आज फोकस में ज़रूर रहेंगे। हमारे साथ तमाम गेस्ट भी मौजूद हैं, उनसे भी राय लेंगे। और गौरांग जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। ये जो रेट रिविजन किया गया है, क्या मायने हैं इसके हॉस्पिटल सेक्टर के लिए, और कोई चुनिंदा काउंटर जो कि आपको लगता है कि आज फोकस में रहेगा? सृष्टि, आपको भी प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। देखिए, चिकित्सा और दवाई उत्पादन यानी कि फार्मा, हेल्थ केयर और उसके साथ साथ हमारा ये मानना है कि डायग्नोस्टिक्स क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियां, ये सभी कंपनियां, वो आपको एक समीकरण एक साथ देखना चाहिए, अलग अलग हिस्सों में नहीं बांटना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं ये सृष्टि। जहां तक हॉस्पिटल क्षेत्र का सवाल है, हेल्थ केयर, अपोलो हॉस्पिटल, मैक्स हेल्थ केयर और फोर्टिस, ये 3 नाम है जहां पर हमारी खरीदारी की राय है। इसके साथ साथ अगर आपको डायग्नोस्टिक क्षेत्र में भी ध्यान देना हो तो डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, इस कंपनी पर बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय। और ये जो बदलाव किए गए हैं, मेरे ख्याल से ये सुविधाएं आम नागरिक तक, खास करके जो गरीबी रेखा के नीचे या फिर मध्यम रेखा के आसपास लोग जो है हमारे देश में, उनको भी थोड़ी बहुत इसका फायदा मिले, इसका प्रयास सरकार निरंतर कर रही है। और मेरे ख्याल से ये जो बदलाव है फार्मा क्षेत्र या फिर हेल्थ केयर में सृष्टि, ये निरंतर होता रहेगा, क्योंकि अब अफोर्डेबिलिटी को लेके थोड़ा बहुत असमंजस परिस्थिति थी, लेकिन इन सब बदलाव के बाद मेरे ख्याल से इनके कामकाज में सकारात्मक रुझान आ सकता है।
कामकाज में जो है इनका इम्प्रूवमेंट रह सकता है। साथ ही साथ आपका कहना सही है गौरांग जी, सरकार जो है कई सारी और भी स्कीम्स पर काम कर रही है ताकि बाकी लोगों को भी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट का फ़ायदा ज़रूर मिले, और साथ ही इंश्योरेंस स्पेस में भी कई सारी स्कीम्स आ रही हैं। पर अगर स्टॉक स्पेसिफिक रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन की बात करें तो जहां तक हम देख पा रहे हैं यथार्थ हॉस्पिटल लगभग 35% जो है अपना कंट्रीब्यूशन ये तमाम सरकारी स्कीम से लेता है। साथ ही साथ मैक्स, फोर्टिस, इनकाउंटर्स का भी जो है लगभग 15% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन जो है सरकार की तमाम स्कीमों के चलते आता है इनके पेयर मिक्स में। एक बार सौमिल आपसे समझना चाहेंगे कि क्या राय रखते हैं आप मैक्स और खासतौर से यथार्थ हॉस्पिटल पे, ये दो काउंटर्स पर आपकी क्या राय होगी? मैक्स हेल्थ पर व्यू थोड़ा सा नेगेटिव है इस समय। 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन है। शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही नेगेटिव लग रहा है। एक अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन ऑन द वीकली चार्ट्स नीचे की तरफ टूटी है। मुझे नहीं लगता कि इस समय इसके अंदर एंटर करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए थोड़े समय के लिए। मुझे लगता है कि यहाँ पर नीचे में 1000 के लेवल्स खुले हैं नीचे की तरफ, और वहां पर एक बार रिविजिट करके अगर वहां पे कोई पैटर्न बनता है, कोई बेसिंग आउट सिनेरियो बनता है, फिर जाके इसके अंदर री एंट्री कर सकते हैं, रिविजिट कर सकते हैं। इस समय डेफिनेटली अवॉइड करना है मैक्स हेल्थ को। ठीक है, मैक्स हेल्थ को अवॉइड करने की सलाह है, लेकिन क्या एवेन्यू सुपर मार्ट्स को भी अवॉइड करें? क्योंकि जो बिजनेस के अपडेट आए हैं वो थोड़े से नरम साइड पर आए हैं, और उसके पहले भी हम देख रहे हैं कि शेयर जो है वो थोड़ा सा आपको कमज़ोर ही दिखाई देगा। ऑपरेशन से जो स्टैंडअलोन आय है उसका अनुमान 5.5% घटकर 16,220 करोड़ रुपए रही है। गोल्डमैन सैक्स ने इस पर सेल की रेटिंग दी है, टारगेट घटा के कर दिया है 3,370 रुपए का। तो डीमार्ट हम देख रहे हैं कि 48 रुपए के भाव से लगातार ये कमजोर है, और पिछले महीने भर में नेट 6-6.5% के आसपास की कमजोरी है। प्रशांत जी, डीमार्ट वैसे देखा जाए तो देखिए स्टोर एडिशन लगातार कंपनी के हो रहे हैं, फेस्टिव सीजन भी चल रहा है, लेकिन शेयर में रौनक नहीं है। बताएंगे आप करना क्या है डीमार्ट के शेयर में? तो यहाँ पे एक बहुत बेसिक रणनीति होगी अभिषेक जी। जो लो बना था पिछले हफ्ते वो था करीबन 4,387, यानी हम मान के चलेंगे 4,380। तो ये अगर आपके पास पोजीशन है स्पॉट क्लोजिंग बेसिस बिलो 4,380, ये आपका एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये अगर ब्रेक हो जाता है तो हम करीबन 200 दिनों के एवरेज जहां प्लेस्ड है ऑलमोस्ट 4,250 वहां तक जा सकते हैं, तो वीकनेस आ सकती है। तो ये लेवल के ऊपर ध्यान रखें और इसी को एक स्टॉप लॉस की तरह यूज करें। ठीक है, डीमार्ट को लेकर ये व्यू। मैरिको ने भी अपने अपडेट दिए हैं। जो डिमांड रही है वो स्टेबल रही है, मुनाफे में मामूली बढ़त की उम्मीद है, और अगर हम आय की बात करें तो सालाना आधार पर करीब 30% के आसपास की ग्रोथ की उम्मीद है। मैरिको 700 रुपए के आसपास के भाव, मैरिको ने रफ्तार अच्छी दिखाई है शेयर ने। गौरांग सर, कैसी लगती है आपको कंपनी है, और इस अपडेट्स के बाद आपकी तरफ से रिकमेंडेशन क्या होगी शेयर को लेकर? तो पूरा खपत क्षेत्र, चाहे वो कंजम्पशन डिस्क्रिशनरी हो या नॉन डिस्क्रिशनरी, अभिषेक, हमारा आकलन है कि अक्टूबर यानी कि इस महीने नवंबर और दिसंबर में ये जो पूरे बदलाव है टैक्स में, जो राहत माननीय वित्त मंत्री जी ने दी, अच्छी बारिश के कारण ग्रामीण मध्यम ग्रामीण भाग से मांग ऊपर जाने की संभावना, और अब जीएसटी के जो भी बदलाव हुए उसको लेकर के, और ये कंपनी ऐसी कंपनी है जिसने मेरे ख्याल से पिछले 3 महीनों में अगर आप देखने जाए तो सबसे बेहतर रुझान खपत क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों ने इसमें मैरिको में आया है। और बहुत सारे इनके पावर ब्रांड्स है जो मार्केट में अच्छा खासा मार्केट शेयर रखते हैं। बुनियादी तर्क के आधार पर अगर आपका निवेश है तो बने रहे, और अगर नहीं है तो शुरुआत कीजिए स्तर से और गिरावट पर जोड़ते जाए। गिरावट पर जोड़ने की सलाह है मैरिको को लेकर। 712 रुपए के भाव हैं। बैंकिंग में आपको ज्यादातर अपडेट तो अच्छे दिखाई देंगे, लेकिन इंडसइंड बैंक का जो अपडेट है वो थोड़ा सा नरम है। हालांकि हमने देखा है कि रिसेंटली जिस भाव से शेयर ये गिरा, उस भाव को पिछले 4 सत्र में इसने फिर से हासिल किया है। 750 रुपए के आसपास के प्राइसेस इंडसइंड बैंक के हैं। लेकिन जो अपडेट्स में अगर हम देख रहे हैं, एडवांसेस की बात करें, यानी कि जो नए लोन्स हैं
उसमें 8.5% की गिरावट है सालाना आधार पर, यानी कि पिछले साल के मुकाबले 8.5% की कमी है। डिपॉजिट्स की बात करें 5.5% की गिरावट उसमें है। तो इसके जो अपडेट्स हैं वो कमजोर दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है कि आज ये बिकवाली का शिकार हो जाए इंडसइंड बैंक का शेयर। सोमिल भाई, इंडसइंड बैंक आपके हिसाब से स्टॉप लॉस कहां पर लगा के रखें शेयर में? पर अगर इंडसइंड बैंक की बात करें इन द वेरी शॉर्ट टर्म, यस, यहाँ से एक अच्छा बाउंस दिखाई दे रहा है। स्टॉप लॉस 712 पे रखें और बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें। इसके नीचे डेफिनेटली एग्जिट है। द रीजन मैं ये कह रहा हूँ बिकॉज मीडियम टर्म आउटलुक में द आउटलुक इज नॉट दैट पॉजिटिव। यहाँ से लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन, अगर आप वीकली भी चार्ट देखें तो प्रीवियस वीक के जो प्रीवियस मंथ के जो लोज हैं वो भी नीचे की तरफ टूटे हैं। तो मीडियम टर्म आउटलुक इतना खास नहीं है, लेकिन ऊपर में शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो 790 तक ये ऊपर में जा सकता है एंड दैट विल बी, जो पोजिशनली ये ट्रेड करते हैं वो एक लेवल होगा जहां पे आप एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि मीडियम टर्म मुझे इतना खास नहीं लग रहा है ये स्टॉक में। मोदी में कोई खास नहीं लग रहा है इंडसइंड बैंक का शेयर, एग्जिट करने की सलाह है। एक और शेयर आज हो सकता है कि आपको शुरुआती कमजोरी दिखाए और वो है ल्यूपिन का। पीथमपुर में इनका एक प्लांट है मध्य प्रदेश में महू के पास, और यूनिट 2 को 4 आपत्तियां जारी की गई हैं फॉर्म 483 के साथ। तो ल्यूपिन हो सकता है कि दबाव के साथ ये शेयर खुलेगा। ल्यूपिन वैसे काफी ज्यादा ये वोलेटाइल रहा है प्रशांत जी, कमजोर खुलने वाला है। क्या इसके बाद भी शॉर्ट की रिकमेंडेशन होगी ल्यूपिन के शेयर में? तो यहाँ पे अभिषेक जी, पिछले हफ्ते अगर हम देखें एक गैप और 20 मूविंग एवरेज दोनों ही रेजिस्टेंस पे रिएक्ट कर रहा है, बट मुझे नहीं लग रहा है करंट लेवल पे कोई एक्शन लेना चाहिए। एक लेवल के हिसाब से अगर हम देखें तो करीबन 1940-45 क्लोजिंग बेसिस पे ये बहुत अहम होगा। तो क्लोज कहाँ हो रहा है इसके हिसाब से हम कल निर्णय ले सकते हैं। पर रखते हैं नज़र। पीथमपुर फैसिलिटीज़ को ऑब्जर्वेशंस और OAI स्टेटस तो ज़रूर मिला है, बट बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिएक्शन इसका नहीं होना चाहिए। पर चलिए, अब 9 बज चुके हैं और आपको वक्त है बताने का 9 बजे के नवरत्न शेयर्स, और पूरी लिस्ट के साथ तैयार है हमारी सहयोगी अशेषा। सीधे चलते हैं उनके पास। अशेषा। बिल्कुल, आज 9 के नवरत्न में सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर से ही शुरुआत करते हैं और HDFC बैंक की बात करें तो काफ़ी अच्छे ऑपरेशनल अपडेट्स बैंक ने रिपोर्ट किए थे। करीब 4.4% का सीक्वेंशियल बेसिस पर ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट किया, और मर्जर से बात करें तो सबसे फास्ट एडवांसेस ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट किया। तो काफ़ी अच्छे ऑपरेशनल अपडेट्स, जिसके चलते HDFC बैंक इस स्टॉक पर आज के सत्र में एक्शन दिखेगा। इसके अलावा बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक। यहाँ पर भी लोन ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग था डिपॉजिट ग्रोथ अनुमान के मुताबिक, और एवरेज कासा में भी करीब 3% का ग्रोथ दिखा सीक्वेंशियल बेसिस पर। प्री ओपन में 0.5% से ज़्यादा की तेज़ी ऑलरेडी कोटक महिंद्रा बैंक में आज के सत्र में दिखी है। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर से ही बात करते हैं इंडसइंड बैंक की। यहाँ पर ऑपरेशनल अपडेट्स काफ़ी कमज़ोर रहे। याद रखिए, पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो उसके बावजूद लोन ग्रोथ और एडवांसेस ग्रोथ काफ़ी कमज़ोर रहा, और प्री ओपन में स्टॉक 0.7% के डिक्लाइन के साथ शुरू होता हुआ। इसके अलावा FMCG सेक्टर से डी मार्ट, जहां पर लार्जली अनुमान से हल्की सी कमजोरी यहां पर भी दिखी थी। 5.5% घटकर आए 16,220 करोड़ के आसपास, और अनुमान से कमजोर नतीजे। प्री ओपन में 1% की गिरावट के साथ एवेन्यू सुपरमार्ट कारोबार करता हुआ। नायका, यहां पर GMV ग्रोथ 30s में कंपनी रिपोर्ट करेगी, ऐसा उनका मानना है, और रेवेन्यू ग्रोथ अनुमान के मुताबिक ज़्यादा कुछ एक्शन यहां पर नहीं दिखा है। मॉइल, इन्होंने बेस्ट एवर सेकंड क्वार्टर प्रोडक्शन रिपोर्ट किया, 10% का ग्रोथ सालाना आधार पर, और इसी के साथ सेल्स में भी करीब 19% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी ने रिपोर्ट किया। तो काफ़ी अच्छे ऑपरेशनल अपडेट्स, जिसके चलते मॉइल हरे निशान में कारोबार करता हुआ प्री ओपन में नजर आ रहा है। इसके अलावा बात करते हैं लुपिन की। अभी अभिषेक भी उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। कंपनी की पीथमपुर में जो यूनिट 2 है, इसके लिए कंपनी को OAI का स्टेटस मिला है। US FDA ने 4 आपत्तियाँ दी है। तो लुपिन यहाँ पर नेगेटिव खबर 1.2% की गिरावट
गिरावट प्री ओपन में ऑलरेडी स्टॉक में दिखी है। इसके अलावा मेटल सेक्टर से बात करते हैं वेदांता की, जहां पर रिकॉर्ड एल्यूमिनियम प्रोडक्शन कंपनी ने रिपोर्ट किया। इनफैक्ट एल्यूमिना प्रोडक्शन की बात करें तो 31% का ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट किया और एल्यूमिनियम प्रोडक्शन में भी 1% की तेज़ी दिखी। इसके अलावा लास्ट में इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज IEX, यहाँ पर काफ़ी अच्छे ऑपरेशनल अपडेट्स कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडेड वॉल्यूम में करीब 7% का ग्रोथ दिखा सालाना आधार पर, लेकिन काफ़ी अच्छे ऑपरेशनल अपडेट्स जिसके चलते IEX आधे % की तेज़ी के साथ प्री ओपन में कारोबार करता हुआ। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया शेषा ये पूरी लिस्ट हमारे सामने रखने के लिए। तो देखिए ढेर सारे काउंटर्स हैं जहां पर आज रहेगी नज़र, चाहे वो दिग्गज बैंकिंग या NBFC काउंटर्स हों, कुछ कंजम्पशन या मेटल रिलेटेड काउंटर्स हों, या फिर कुछ फार्मा काउंटर्स पर दिखेगा जोश। और साथ ही साथ आप देखें अगर तो खासतौर से मेटल काउंटर्स में वेदांता भी अपने ऑपरेशनल अपडेट्स के साथ आया है। अच्छे दिख रहे हैं फिलहाल अपडेट्स। एक बार सौमिल आपसे ही राय लेना चाहेंगे, वेदांता आप चार्ट्स पे कैसे देख रहे हैं, क्योंकि बीता पूरे हफ्ते की बात करें तो क्या शानदार रनअप हमने कुछ मेटल काउंटर्स में देखा। वेदांता थोड़ी धीमी गति से चल रहा था, बट क्या लगता है यहाँ से आगे जाने के लिए तैयार है? वेदांता डेफिनेटली एक लगार्ड है इन द मिडिल पैक, क्योंकि अगर आप JSW स्टील या टाटा स्टील, सेल, ये सारे ही बहुत अच्छी रैली दिखा चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन वेदांता इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स बहुत ज्यादा, नॉट इवन कपल ऑफ मंथ्स, एक्चुअली 3-4 महीनों से ये एक ही रेंज में है। मुझे लगता है कि इस बार ये रेंज ऊपर की तरफ टूटेगी, बिकॉज 2040 डेली पर सपोर्ट लिया है, हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन है, फ्रेश बाय सिग्नल है, और मोमेंटम भी पॉजिटिव लग रहा है यहाँ पर। मुझे लगता है इस बार द मोमेंटम वुड बी इन द मीडियम टर्म आउटलुक भी बहुत अच्छा रैली देखने मिलेगी। ऊपर में टारगेट 505 के बनते हैं जो प्रीवियस स्विंग हाई है, और उसके ऊपर जो नेक्स्ट स्विंग हाई है वो है अराउंड 526, जो एक मीडियम टर्म का टारगेट बनता है। मैं पॉजिटिव हूँ, कुछ समय से इसमें पॉजिटिव हूँ, लेकिन ये मोमेंटम अभी तक नहीं आ रहा है। इट हैज बीन अ लगार्ड एंड इट इज अ वेरी स्लो मूवर। तो चलिए वेदांता को लेकर आपके लिए राय नज़र ज़रूर रहेगी, पर इस बीच हमारे साथ शिवांगी शारदा भी जुड़ चुके हैं। और शिवांगी, सबसे पहले तो क्विकली आपसे समझना चाहेंगे आपकी आज की कॉल्स कहाँ पर हैं? जी बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग। तो हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में बहुत ही अच्छी रिलीफ रैली देखने को मिल रही है। पिछले 2 सेशन से 300 पॉइंट से भी ज़्यादा हमने देखा निफ्टी में बढ़त देखने को मिली है। तो सबसे पहला पसंदीदा काउंटर जो मेरा रहेगा वो रहेगा मेटल स्पेस में। मेटल और बैंकिंग 2 ही एक ऐसे स्पेस है जो पूरे ड्राइव करते हुए दिख रहे हैं। तो हिंदुस्तान जिंक है यहाँ पे नजर पे मेरे। हमने देखा है कि ये स्टॉक जो है वीकली बेसिस पे अपने कंसोलिडेटेड बैंड से निकलते हुए नजर आ रहा है, और पिछले 4 दिनों से काफी सिग्निफिकेंट वॉल्यूम्स यहाँ पे रहे हैं। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी के मौके ढूंढे, जो ऑफ कोर्स ओपनिंग के बाद हम लेवल्स रीआइट्रेट कर देंगे, बट फिलहाल जो है गैप अप ओपनिंग की तरफ से हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी हम एक अच्छी बढ़त देख रहे हैं। तो 505 तक के टारगेट्स हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं इमीडिएटली, और 480 के एक स्टॉप लॉस को ध्यान रखें। तो चलिए इन काउंटर्स पे रहेगी नज़र। पर अब मार्केट्स शुरू होने वाले हैं और एक अच्छी शुरुआत की तैयारी में भारतीय बाजार, जहां पर फर्स्ट बेल आपकी स्क्रीन पे आते हुए दिखेगा। और हम देख सकते हैं कि ओपनिंग बेल में आपने ज़रूर देखा है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक हरे निशान में होगी शुरुआत। फर्स्ट रेट्स आपकी स्क्रीन पे आते हुए दिखेंगे, जहां पर निफ्टी 50 ने 24,900 के ऊपर की है शुरुआत। वही निफ्टी बैंक में 270 अंकों की तेजी है। पर जैसा कि हम बता रहे थे कि हॉस्पिटल काउंटर्स में दिखेगा जबरदस्त एक्शन, और इस बीच अपोलो हॉस्पिटल्स बना है निफ्टी का टॉप गेनर। HDFC बैंक अपने अच्छे ऑपरेशनल अपडेट्स के बाद लगभग 1% की यहाँ पर तेजी, और बजाज फाइनेंस भी पीछे नहीं है, यहाँ पर भी मजबूती के साथ फिलहाल हो रहा है कारोबार। कुछ एक काउंटर्स कंजम्पशन स्पेस से उनको देखते हैं कि किस तरीके का वहां पर एक्शन है। BOB लगभग यहां पर 2% की तेजी, साथ ही साथ बैंकिंग स्पेस में से AU स्मॉल फाइनेंस बैंक भी रिएक्ट कर रहा है। पर कंजम्पशन बास्केट में एक रिएक्शन जो है नायका पे जरूर आ रहा है, लगभग 1% से ज्यादा की तेजी आप फिलहाल नायका के काउंटर में देख रहे हैं। कहां पर नहीं है अच्छा रिएक्शन, और वो है इंडसइंड बैंक। यहां पर 1.5% की गिरावट आती हुई, जो अपडेट्स थे वो भी कुछ खास नहीं रहे थे, और उसी के बाद हम देख रहे हैं कि 1% से ज्यादा की गिरावट फिलहाल आपको इंडसइंड बैंक दिखा रहा है। कहीं ना कहीं एक अच्छी शुरुआत हमने जरूर देखी है भारतीय बाजारों के लिए। कुछ एक और काउंटर्स पे नजर डालते हैं, जहां पर
जो अपडेट्स हैं वो आते हुए दिखे थे। तो डीमार्ट में स्टैंड अलोन रेवेन्यू लगभग 15.5% की तेजी की ग्रोथ हमने यहाँ पर देखी थी। एक बार देखते हैं एवेन्यू सुपरमार्ट्स, यहाँ पर 1.5% की गिरावट हमने आती हुई देखी है। नायका, जैसा कि हमने बताया कि नेट रेवेन्यू ग्रोथ अनुमान के मुताबिक रही। स्टॉक में एक पॉजिटिव रिएक्शन। और मेटल काउंटर्स में ध्यान रखते हैं कि मॉइल क्या कर रहा है, क्योंकि मॉइल के जो Q2 अपडेट्स प्रोडक्शन थे वो रिकॉर्ड हाई पर आते हुए दिखे थे। तो वेदांता 1% की तेजी और इसके अलावा मॉइल यहाँ पर ज़्यादा तेजी है, लगभग 3% का उछाल आप यहाँ पर देख रहे हैं। और नवरत्न लिस्ट की स्टॉक्स में IEX भी था, जहाँ पर मंथली इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडेड वॉल्यूम्स जो हैं वहाँ पर 7% से ज़्यादा की बढ़त हुई थी। एक म्यूटेड रिएक्शन हमने इसमें देखा है। पर बैंकिंग दिग्गजों में से HDFC बैंक एक पॉजिटिव रिएक्शन, इंडसइंड बैंक नेगेटिव, कोटक महिंद्रा बैंक भी देखना बाकी है, क्योंकि यहाँ पर भी मजबूत लोन ग्रोथ आती हुई दिखी, डिपॉजिट ग्रोथ अनुमान के मुताबिक थी। और देखते हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक लगभग सपाट फिलहाल ट्रेड करता हुआ। तो मार्केट की अच्छी शुरुआत हुई है, ब्रॉडर मार्केट से भी भरपूर सपोर्ट फिलहाल हमें आते हुए दिख रहा है। पर ये भी ध्यान रखिए कि जो इंडिया विक्स है वहाँ पर भी लगभग 4% की हमने बढ़त देखी है। तो जैसी कि उम्मीद थी कि बाजार सपाट या थोड़ा सा नेगेटिव खुलने के बाद एक रिवर्सल दिखाएगा, एग्जैक्टली वैसे होते हुए बाजार में हम देख रहे हैं। और गेंस आपको लिमिटेड ज़रूर दिखाई देंगे। 40 अंकों पर है निफ्टी, लेकिन आप निफ्टी को ना देखिए, आज आप देखिए निफ्टी बैंक को पहले, क्योंकि निफ्टी बैंक की जो तेजी है करीब करीब 300 अंकों की है और 55,900 के आसपास निफ्टी बैंक को हम कारोबार करते हुए देख रहे हैं। 56,000 के आसपास के टारगेट हमने आपको दिए थे, आधे % ऊपर आपको दिखाई देगा। और उसकी वजह यह है कि धीरे धीरे करके आप देखिए जो तेजी है वो बढ़ रही है बैंकिंग शेयरों की। HDFC बैंक करीब 1% ऊपर है और एक्सिस बैंक की बात करें तो 1.25% के आसपास की तेजी वहां पर दिखाई देगी। फाइनेंशियल्स में अच्छे नंबर आए थे बजाज फाइनेंस के। बजाज फाइनेंस का जो शेयर है निफ्टी का तीसरा सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर है और अपने साथ कुछ और शेयरों को भी ऊपर ले जाने का काम वो कर रहा है सेंटिमेंट के चलते। लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स तैयार हैं आपको ओपनिंग के सौदे बताने के लिए। सौमिल मेहता हमारे साथ हैं, प्रशांत सावंत है, शिवांगी साड़ा हैं और फंडामेंटल्स व्यू देंगे हमें गौरांग शाह। शुरुआत करेंगे प्रशांत जी आपसे, बताइए बाजार में आपकी नजर कहां पर गई है और आपकी तरफ से ओपनिंग ट्रेड कौन सा शेयर होगा? तो यहाँ अभिषेक जी जो बेस्ड ऑन द ओपनिंग मुझे पसंद आ रहा है वो होगा टाटा कंज्यूमर। करीबन 1150 1150 के आसपास ट्रेड कर रहा है और यहाँ मैं स्टॉप लॉस रखूंगा ऑलमोस्ट डे लो के नजदीक, करीबन 1135 1135। यहाँ से जो टारगेट मैं देख रहा हूँ वो होगा ऑलमोस्ट 1185 1185। ठीक है, 1135 रुपए का टाटा कंज्यूमर के लिए स्टॉप लॉस होगा और 1185 रुपए का टारगेट होगा। आप ये शेयर स्क्रीन पर लेकर आ जाइए और स्टैंपिंग भी कर दीजिए, इस पर बाय का ठप्पा लगाइए और टारगेट स्टॉप लॉस डाल दीजिए। 1150 रुपए का भाव है, 1135 का 15 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस और यहां से 35 रुपए ऊपर का टारगेट है टाटा कंज्यूमर के लिए। 1% ऊपर फिलहाल शेयर है, लेकिन यहां से अभी और दम दिखाएगा। शिवांगी जी आप बताइए, गुड मॉर्निंग, आपकी नजर बाजार में कहां पर गई है और आपका ओपनिंग ट्रेड क्या होगा, क्या पिक किया आपने? जी बिल्कुल, ट्रेड के लिहाज से ऑफ कोर्स आज हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा मोमेंटम है कई सेक्टर्स में। बट सबसे पहला पसंदीदा काउंटर मेरा रहेगा बजाज फाइनेंस पर। यहाँ पे काफ़ी अच्छी हम देख रहे हैं कि अपमूव देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 1050 तक के टारगेट्स के लिए हम इसमें नजर रखें 980 के सपोर्ट के साथ। ठीक है, 980 का सपोर्ट होगा। 1050 के आपने टारगेट दी है शिवांगी जी? जी बिल्कुल। ठीक है, 1050 ये टारगेट होगा, 980 रुपए का स्टॉप लॉस। तो दो बढ़िया शेयर निकल के आ गए, एक फाइनेंशियल वाला निकल के आ गया आपके लिए, एक कंजम्पशन वाला आ गया, एक कंज्यूमर फाइनेंस वाला आ गया। बजाज फाइनेंस 1050 के टारगेट, 980 रुपए का स्टॉप लॉस। HDFC बैंक अपने गेंस थोड़े से ये लूज कर रहा है, ये थोड़ी सी चिंता की बात जरूर है, क्योंकि अगर HDFC बैंक अगर नीचे आता है तो फिर निफ्टी को भी नीचे लेकर आएगा, क्योंकि वेटेज वाला गेम है। करीब करीब 13-13.5% के आसपास के का वेटेज ये निफ्टी में अकेले इकलौता ये शेयर रखता है।
लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक में 12 में से 11 शेयर मजबूत हैं, एक शेयर कमजोर है और वो शेयर है एसबीआई, 864 रुपए का भाव है। अदरवाइज बाकी सारे के सारे शेयर मजबूत हैं। लेकिन ये चिंता की बात जरूर है कि एचडीएफसी बैंक घूम फिर के फिर वहीं पर आ गया, 965 रुपए के आसपास के प्राइसेस हो गए हैं, 0.25% से भी कम की तेजी हो गई है। और निफ्टी की जो गेंस है वो सिर्फ 10-15 अंकों के आसपास के रह गए हैं। हालांकि निफ्टी बैंक अब भी करीब 250 अंकों ऊपर आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा, 55,875 के आसपास के स्तर हैं। सोमिल जी, आप बताइए आपका पिक क्या होगा, आपने क्या चूज किया है? ओपनिंग के बाद मुझे लगता है कि नायका इज डूइंग रियली वेल। नायका लास्ट वीक भी मैंने आपके शो में मेंशन किया था और आज भी मुझे लगता है कि नायका फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। बहुत अच्छी रैली मैं एक्सपेक्ट करूंगा, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही साइड। 2040 के ऊपर चल रहा है, एक छोटा सा फ्लैग पैटर्न ऊपर की तरफ टूटा है। स्टॉप लॉस रहेगा 239 पर और टारगेट होगा 260 का। ठीक है, 239 और 260, ठीक है, ये स्टॉप लॉस है 239, 260 का टारगेट। शेयर हम देख रहे हैं कि 2.5% ऊपर आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। एसबीआई के अलावा एक और शेयर जो लाल निशान में फिसला है वो है बंधन बैंक का। तो 12 में से 2 शेयर कमजोर, 10 शेयर अभी भी मजबूत। 24,900 को निफ्टी होल्ड कर रहा है, लेकिन गेंस बढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि एचडीएफसी बैंक ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा ये नीचे आके कारोबार कर रहा है। आज अगर हम कमजोरी वाले अगर हम शेयरों की बात करें तो एफएमसीजी और फार्मा पैक ये बाजार पर दबाव बनाने का काम करते हुए आपको दिखाई देंगे। सिप्ला कमजोर है, डॉक्टर रेड्डीज में कमजोरी है 1% के आसपास की। अगर हम कंजम्पशन की बात करें तो टाइटन में कमजोरी है, इसके अलावा एचयूएल कमजोर है। कंजम्पशन को और ब्रॉड कर लीजिए, ऑटो अगर हम जोड़ेंगे तो टाटा मोटर, एमएनएम के शेयर में भी आज के सत्र में आपको कमजोरी दिखाई देगी। लेकिन बाजार में हो सकता है कि कमजोरी सिर्फ आज नहीं और ये नरमी या फिर एक रेंज का कारोबार आज ना हो सकता है कि पूरे हफ्ते रहे। गौरांग सर, ये लिक्विडिटी को लेकर जो आईपीओज जो आ रहे हैं ना, थोड़े से परेशान तो ये करेंगे क्योंकि इस हफ्ते भी 4 बड़े आईपीओ हैं। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, टाटा कैपिटल हो गया, कुछ और भी आईपीओज हैं। वी वर्क्स का आईपीओ तो खैर खुला हुआ है, शुक्रवार को ही खुल गया था। आप कैसे देख रहे हैं आईपीओज को? प्राइमरी मार्केट क्या आपको लगता है कि सेकेंडरी मार्केट को परेशान करता रहेगा? अभिषेक भाई, मेरे ख्याल से ये तर्क गलत है। आप देखने जाए तो बाजार में इतनी नकदी है और ये सब आईपीओ को छोड़ करके हमने ऐसा भी समय देखा है जहां पर एक हफ्ते में करीबन 7 या 10 आईपीओ आए थे बाजार में और सेकेंडरी मार्केट को भी कोई तकलीफ नहीं हुई थी और प्राइमरी मार्केट में भी जिन्होंने सूझबूझ समझ के साथ पैसे लगाए थे आईपीओ में उनको मुनाफा भी मिला है। मुझे नहीं लग रहा है कि टाटा कैपिटल या फिर एलजी के आईपीओ को लेकर के सेकेंडरी मार्केट में बिकवाली होगी या फिर यहां से पैसे निकल करके, हाँ थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन मैं नहीं मानता कि हमारे बाजार में अब ये परिस्थिति आएगी कि नकदी की कमी होगी। नकदी भरपूर है, भरमार है, इसमें कोई 2 प्रश्न नहीं होने चाहिए किसी के भी मन में। और जहां तक आईपीओ का आपने प्रश्न पूछा है तो मेरे ख्याल से विशेष रूप में तो टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि हमारी आईपीओ नोट अभी तक आई नहीं है। लेकिन मैं नम्र विनंती ईटी नाउ स्वदेश के दर्शकों को ये करना चाहूंगा कि सभी आईपीओ को एक ही मापदंड से मत देखें। अलग अलग कारोबार होते हैं, अलग अलग मूल्यांकन होते हैं, मैनेजमेंट अलग होती है, प्रोडक्ट सर्विसेज अलग होती हैं। अगर आप सभी में लिस्टिंग गेन्स के तर्क सोच के पैसे लगाएंगे तो हो सकता है कहीं पर आपको निराशा भी मिले। अभिषेक भाई, विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा। और जहां तक आपका प्रश्न है, मुझे नहीं लग रहा नकदी को लेकर के किसी प्रकार की तकलीफ या फिर कमी हमें दिखाई देगी सेकेंडरी में या प्राइमरी। तो चलिए, ढेर सारे आईपीओज आएंगे और एक्साइटमेंट भरपूर है मार्केट्स में जिस पे रहेगी नज़र। पर इस बीच देखिए बैंकिंग काउंटर्स, कुछ चुनिंदा काउंटर्स तो अच्छा कर ही रहे हैं, बट इसके अलावा कुछ एनबीएफसी काउंटर्स में, बजाज फाइनेंस में क्या ज़बरदस्त मूव हमने आते हुए देखा है। इस पूरे साल की बात करें या फिर ख़ास तौर से अगर आप देखें अगस्त महीने से ही एक तरफा चाल बजाज फाइनेंस ने दी है, ऑल टाइम हाई के पास जाते हुए देखा है। और आज भी अपडेट्स बहुत खास नहीं थे, बट हाँ पॉजिटिव क्यूज लेते हुए लगभग 0.25% की तेजी फिलहाल आप बजाज फाइनेंस में देखेंगे। एक बार प्रशांत, आपसे व्यू लेना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं आप चार्ट्स पे? क्या आज की तेजी हो गई या फिर और भी अप मूव इसमें आने की गुंजाइश है?
तो मुझे लग रहा है सृष्टि यहाँ पे सही अप्रोच होगा। अभी हम 1000 के ऊपर है। एक रेजिस्टेंस नजर आएगा आपको करीबन 1010 1012 के आसपास। तो करंट रणनीति ये होनी चाहिए कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो 990 990 पे होना चाहिए। आप फ्रेश अटेम्प्ट भी करना चाहें तो 990 के हिसाब से रिस्क कोई ज्यादा नहीं है। वो स्टॉप लॉस रख के आप टारगेट करंटली रख सकते हो करीबन 1025 1030 ऑलमोस्ट प्रीवियस स्विंग हाइस के ऊपर, और फिर हम ट्रेल करते करते आगे के डिसीजन प्राइस एक्शन पे ले सकते हैं। तो चलिए बजाज फाइनेंस को लेकर ये राय, पर साथ ही साथ आज हम देख रहे हैं कि ओएनजीसी में भी एक अच्छा मूव आ रहा है। देखिए ओपेक प्लस ने जो सप्लाई है उसको बढ़ाने का निर्णय लिया है, पर उम्मीद से कम रहेगा, और साथ ही नवंबर से ये ऑयल के आउटपुट हाइक होते हुए हम देखेंगे। इसका एक रिएक्शन हमने ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइस पे भी देखा। इंटरनेशनल बाज़ारों में लगभग 1% की तेज़ी थी, पर आज फिर से 1% से ज़्यादा का मूव ओएनजीसी में हमें दिख रहा है। एक बार शिवांगी आपसे चार्ट चेक लेना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं आप इसको चार्ट्स पे, क्योंकि मैं तो देख पा रही हूं कि ये स्टॉक अपने जुलाई मंथ के हाई पे आता हुआ दिखा है। अगर हम 3 महीने का इसका चार्ट दिखा पाएं तो तस्वीर थोड़ी बेहतर आती हुई दिखेगी। पर शिवांगी, क्या इसे ब्रेकआउट के तौर पे देखना है, कैसे देख रही हैं आप इसे? जी बिल्कुल सृष्टि, अगर मैं इसका अगर डेरिवेटिव्स डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो यहाँ पे काफी अनवाइंडिंग हुई है कॉल राइटर्स की हायर स्ट्राइक्स पे। ऑफ कोर्स एक बहुत ही अच्छी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर यहाँ पे देखने को मिल रही है। अपने प्रीवियस हर्डल्स को भी सरपास करते हुए नजर आया ये स्टॉक। अराउंड अबाउट 242 के जो हर्डल्स थे उसको अब स्टॉक उसके ऊपर काफी कंफर्टेबली होल्ड करते हुए दिख रहा है, और उसको कहीं ना कहीं एक बेस बनते हुए नजर आ रहा है। तो रोल रिवर्सल है यहाँ पे। लगातार पिछले 4 हफ्तों से कंसिस्टेंट स्लो एंड ग्रेजुअल बाइंग यहाँ पे देखने को मिली है, बट पिछले 2 दिनों से जिस तरह से यहाँ पे आरएसआई में भी पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है, ये एक पॉजिटिव स्टांस लेते हुए दिख रहा है स्टॉक। तो यहाँ पे डेफिनेटली हम खरीदारी के मौके ढूंढ सकते हैं नेक्स्ट 255 तक के टारगेट्स के लिए, और 242 जो पहला रेजिस्टेंस हुआ करता था वो अब सपोर्ट की तरह उसको हम अहम की लेवल की तरह वॉच आउट करें। ठीक है, ओएनजीसी को लेकर शिवांगी का ये व्यू। बाजार हम देख रहे हैं कि शुरुआत में एक नैरो रेंज में है, लेकिन एचडीएफसी बैंक ने अपने सारे के सारे जो गेन्स हैं वो सरेंडर कर दिए हैं। बिल्कुल आपको सपाट कारोबार होता हुआ दिखेगा, डिस्पाइट द फैक्ट कि जो अपडेट्स आए इनके ऑपरेशनल वो अच्छे आए थे, लेकिन फिर भी शेयर ऊपरी स्तरों से फिसल के इस वक्त आप देखेंगे कि सपाट कारोबार कर रहा है। और निफ्टी के जो गेन्स है बहुत ही थिन है, 0.07% ऊपर है निफ्टी, 15-20 अंकों की तेजी। और पिछले कुछ मिनटों से हम देख रहे हैं, देखिए बाजार खुले करीब 15 मिनट के आसपास का समय हो गया, लेकिन बाजार में ऐसी कोई बहुत एक्शन दिखा नहीं। निफ्टी बैंक भी अब चूंकि एचडीएफसी बैंक कमजोर हुआ है, ऊपरी स्तरों से नीचे आए हैं, तो निफ्टी बैंक के जो गेन्स है वो करीब 200 अंकों के आसपास के रह गए हैं। 55,800 के आसपास आपको निफ्टी बैंक दिखाई देगा, जो कि हमने देखा था कि 55,900 के ऊपर भी इंट्राडे में ये इंडेक्स निकल गया था। देखते हैं कि स्टॉक्स में एक्शन कहां पर हो रहा है। एक बार इंडेक्स को छोड़ते हैं और निफ्टी के स्टॉक्स को जरा छोड़ के आगे बढ़ते हैं। आज अच्छी तेजी हो रही है बीएसई के शेयर में, फिर से ये शेयर निकल गया है 2100 रुपए के ऊपर। प्रशांत जी, बीएसई ट्रस्ट करके बीएसई में कोई तेजी करनी है आज की मजबूती के बाद? अच्छा, 4% के आसपास ऊपर अभी शेयर चला गया है बीएसई का। ठीक है, प्रशांत जी नहीं है, सोमिल भाई आप राय दीजिए, बीएसई क्या करना है अभी? बीएसई का स्टॉक अगर आप देखें तो ये स्टॉक ने 200 डेली मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया है। इन द वेरी शॉर्ट टर्म यस एक अच्छा स्पाइक है, मैं समझता हूँ कि 2300 तक जा सकता है। लेकिन अगर आप देखें इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन है वीकली चार्ट्स पर, तो मीडियम टर्म आउटलुक अभी भी रिवर्स नहीं हुआ है। हम वेट करेंगे कि एवरेजेस के ऊपर क्लोजिंग मिले, हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनना शुरू हो। लेकिन इन द वेरी शॉर्ट टर्म अगर किसी ने पोजीशन ली है, मुझे लगता है कि 2300 के टारगेट्स हैं, और आज का जो लो है अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2100 के आसपास आप स्टॉप लॉस रखें, ऊपर में शॉर्ट टर्म के टारगेट 2300, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिले तब जाके इसके अंदर फिर से रिविजिट करेंगे फॉर अ मीडियम टर्म आउटलुक। ठीक है, बीएसई को लेकर ये भी हो गया, 3.5% ऊपर आपको शेयर ये दिखाई देगा। लेकिन इस बीच निफ्टी और सेंसेक्स दोनों के दोनों लाल निशान में फिसल गए हैं। निफ्टी सपाट है, सेंसेक्स में आप हल्की सी गिरावट देखेंगे।
निफ्टी बैंक में जो गेंस थे करीब 300 अंकों के, वो रह गए हैं करीब करीब 200 अंकों के आसपास के। तो थोड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें भी हो रही है। हालांकि बैंकिंग में अगर आप देखेंगे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली पिक्चर नहीं है बैंकिंग में अभी भी। अगर आप एचडीएफसी बैंक को छोड़ दें जो कि लाल निशान में है, बाकी सारे 11 शेयर हरे निशान में आपको कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। और सबसे ऊपर आपको दिखेगा बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर करीब 1.5% ऊपर है। उसके अलावा एक्सिस बैंक की जो तेजी है 1% के आसपास की है। एक्सिस बैंक 1200 रुपये के आसपास के भाव हैं। एक्सिस बैंक पर शिवांगी जी आपसे व्यू चाहिए। सस्टेन्ड बाइंग हो रही है इस शेयर में, अभी कितना चलेगा? और मान लीजिए जो नए ट्रेडर हैं जो अब बाजार में थोड़े सक्रिय हो रहे हैं, क्या उनके लिए अपॉर्चुनिटी है एक्सिस बैंक में? जी अभिषेक, एक्सिस बैंक और पूरे ही बैंकिंग क्षेत्र में हमने पिछले 3 हफ्तों से आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है यहाँ पे। और जिस तरह से हमने देखा है कि पूरे बाजार को एक तरीके से ये होल्ड करते हुए दिख रहा था, पूरा फाइनेंशियल और बैंकिंग स्पेस। तो यहाँ पे डेफिनेटली स्ट्रेंथ तो है। एक्सिस बैंक में हमने देखा है कि लगातार इस हफ्ते हमने देखा है कि स्टॉक 5.5% से ऊपर ट्रेड करते हुए नजर आया है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हायर लेवल्स पे देखने को मिल रही है। पर कोई भी ये छोटे डिक्लाइंस को खरीदारी के मौके में कन्वर्ट करने की राय रहेगी। और नेक्स्ट जो है 1230 तक के टारगेट्स के लिए हम इसको नजर रखें। बट स्टॉप लॉस जरूर आगे की तरफ ट्रेड करते रहे। 1175 का एक अहम सपोर्ट रहेगा। चलिए, बैंकिंग स्पेस में एक्सिस बैंक पर आपके लिए व्यू पर इसी के साथ साथ कुछ एक बैंक काउंटर्स जहां पर पब्लिक सेक्टर बैंकिंग काउंटर्स भी जो हैं एक अच्छा मूव दिखा रहे हैं। बात करें कैनरा बैंक की तो वहां पर जो है एक अच्छा मूव है, लगभग 1% की तेज़ी जो है फिलहाल कैनरा बैंक में हम आते हुए देख रहे हैं। एक बार शिवांगी आपसे ही राय लेना चाहेंगे कि कैनरा बैंक पर क्या व्यू रखती हैं। एक्सिस बैंक पे तो आपने बताया, पर कैनरा बैंक भी आप देखिए कहीं ना कहीं अपने जुलाई मंथ के हाइस को क्रॉस करने की कोशिश में है, पर क्या ये कायम रहे, कामयाब होगा? जी बिल्कुल, पीएसयू स्पेस के बैंक्स में सबसे शुरुआत हुई थी जो ये रैली। और अब भी हम देख रहे हैं कि काफी रेजिलेंटली ये स्टॉक्स होल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं। कैनरा बैंक पिछले लगातार हमने देखा है 5 हफ्तों से कंसिस्टेंटली हायर टॉप हायर बॉटम बनाया है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी मोमेंटम है। और यहाँ पे स्ट्रेंथ जो है वो 130 तक के लिए कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। 124 के सपोर्ट को हम ध्यान रखें। चलिए, कैनरा बैंक को लेकर आपके लिए राय। पर साथ ही साथ आज हॉस्पिटल काउंटर्स, जैसा कि हम आपको बता ही रहे थे कि एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आई है, खासतौर से काउंटर्स जिसमें मैक्स, फोर्टिस, यथार्थ, इन सभी पर आपको फोकस रखना है। और जी हाँ, निफ्टी के टॉप गेनर्स में अपोलो हॉस्पिटल भी शामिल है, क्योंकि आप देखिए लगभग 14 से 15 सालों के बाद इतने बड़े रेट्स रिवाइज्ड हुए हैं गवर्नमेंट, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए। और ये हॉस्पिटल कंपनी के रेवेन्यूज को तो बढ़ाएगा ही, पर सीधा सीधा इम्पैक्ट इनके मार्जिन्स पे हम आते हुए देखेंगे। एक बार सौमिल, आपकी राय खास तौर से मैक्स हेल्थ केयर पे लगभग 3% की तेजी, माफ कीजिएगा, यहाँ पर आती हुई दिखी है। अच्छा, सौमिल से शायद हमारा भी संपर्क टूट चुका है, पर शिवांगी एक बार आप ही राय दीजिए, मैक्स हेल्थ केयर चार्ट्स क्या बता रहे हैं? जी मैक्स हेल्थ केयर की अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे हमने देखा है कि स्टॉक काफी एक कंसोलिडेटिव फेज में जाने के बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। एंड ब्रेकडाउन हमने देखा था कि एंड ऑफ सितंबर जो है वो सेलिंग इंटेंसिफाई होते हुए दिखी थी, जो कंटिन्यू होते हुए दिख रही है। आज ऑफ कोर्स थोड़े बहुत गेन्स में हम जरूर है, बट ओवरऑल स्टॉक में मोमेंटम नहीं है। और मैक्स हेल्थ को अवॉइड करने की सलाह रहेगी फिलहाल। इस स्पेस में एक्चुअली दूसरे स्टॉक्स है जिनमें हम फोकस कर सकते हैं जो बेटर प्लेस्ड। बाकी स्टॉक्स से जिस पर नजर रखें, मैक्स हेल्थ केयर के स्टॉक प्राइस में एक इम्पैक्ट आता हुआ दिख रहा है, करीब 3% की तेजी के साथ यहाँ पर कामकाज। एज डिफेंसिव्स देख रहे हैं, वॉलेटाइल मार्केट में लगातार फार्मा सेक्टर में एक अच्छा एक्शन। और जब फार्मा की हम बात करते हैं, सब सेक्टर्स कई सारे अब हो चुके हैं, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक का, क्रैम्स, CDMO, हॉस्पिटल,
लेबोरेटरीज, इन तमाम स्पेसेस पर नज़र और इन तमाम से जुड़े हुए स्टॉक्स गिरावट में खरीदारी के मौके, लेकिन टैक्टफुली यहाँ पर जो हमारे एक्सपर्ट सुझा रहे हैं वो स्ट्रैटेजीज को मद्देनजर रखते हुए एंट्री अपॉर्चुनिटीज ढूंढी जाए। एक नज़र बाजार पर डाल देते हैं। निफ्टी में 24,900 के लेवल्स के आसपास फिलहाल कामकाज आप देख पाएंगे। हल्का फुल्का सा मजबूती का मोमेंटम है, एक डेंट जरूर देखा बाजार खुलने के बाद से अब तक, लेकिन वापस से मार्केट्स रिकवर करते हुए सेंसेक्स 81,282 के स्तर, करीब 75 अंकों की बढ़त वहां पर पाएंगे। बैंक निफ्टी में 55,850 के इर्द गिर्द इस वक्त कामकाज होता हुआ दिख रहा है। टेक्सचर मार्केट का ठीक ठाक, एडवांस डिक्लाइन रेशियोज में एडवांसेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है और फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स पर भी लगातार नजर जरूर रखनी चाहिए क्योंकि एक स्पाइक अप है विच इन इटसेल्फ इज अ कंसर्न, लेकिन बाजार को इतना परेशान फिलहाल तो नहीं कर रहा है। कुछ तमाम स्टॉक्स जहां पर एक्शन आज के सत्र में बरकरार है उस पर नजर डालते हैं। एबी लाइफस्टाइल के चार्ट्स को एक बार पुल अप करते हैं। करीब 8 से 9% तक के गेंस वहां पर नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कुणाल बोथरा भी थोड़ी देर में स्टूडियोज में जुड़ जाएंगे, उनसे भी स्टॉक स्पेसिफिक उनका नजरिया जानते रहेंगे। लेकिन एबीज लाइफस्टाइल के स्टॉक प्राइस पर शिवांगी क्विक टेक आपसे जानना चाहेंगे। ऑलमोस्ट 8% के गेंस 147 के लेवल्स। गुड मॉर्निंग टू यू। जी बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे एबी लाइफस्टाइल की बात हम यहाँ करें तो मानसी, हमने देखा है कि ये स्टॉक में गैप अप ओपनिंग यहाँ पे आज देखने को मिल रही है। ऑफ कोर्स हायर जोन्स पे सस्टेन होते हुए भी नजर आ रहा है ये स्टॉक, बट ओवरऑल हमने देखा है ये स्टॉक की जो गति है वो थोड़ी बहुत स्लो हो जाती है चलते चलते। यहाँ पे वॉल्यूम्स ऐड हुए हैं, बट इम्पॉर्टेंट रहेगा कि ये 145 के ऊपर होल्ड करते हुए नजर आए, तभी यहाँ पे हम नेक्स्ट 150 और फिर 155 तक के लेवल्स देख सकते हैं। बट 145 के लेवल को एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह मेंटेन करें, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉसेस के साथ ट्रेड करें। पोजीशन है उसे बरकरार रखने की राय और नई पोजीशन के लिए एक बार देखना होगा। स्टॉप लॉसेस टारगेट्स जो शिवांगी बता रही है उस पर नजर जरूर रखें। एबी लाइफस्टाइल करीब 9% की तेजी एज वी स्पीक। स्टूडियो में हमारे साथ कुणाल बोथरा भी जुड़ गए, आइए उनका स्वागत करते हैं, उनसे जानते हैं कि बाजार को आज वो किस तरह से देख रहे हैं और कौन से स्टॉक्स उनके फोकस रेडार पर। गुड मॉर्निंग कुणाल। शुरुआत हुई है नए हफ्ते की। 24,930 आर द लेवल्स विच वी आर सीइंग। बताएं क्या राय है इस वक्त इंडेक्स स्पेसिफिक और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक नजरिया क्या है? काफ़ी अच्छा मूव है इंडेक्स में, स्पेशली बैंक निफ्टी में जो कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है। आई थिंक ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज अगर हम देखें लास्ट कुछ एक हफ्तों का इंडेक्स मूवमेंट, तो बैंकिंग स्टॉक्स या बैंक निफ्टी एक मेजर इंडेक्स था जो कंसर्न था मार्केट्स में, और उसमें भी अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्टॉक्स एक अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर बन चुका था। तो उस लिहाज से जो पिकअप आया है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में, एक्सिस बैंक के साथ साथ कोटक बैंक में अच्छा ब्रेकआउट आया है, आईसीआईसीआई बैंक और HDFC बैंक में अच्छी रिकवरी आई है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट्स में कॉन्फिडेंस एटलीस्ट बैंकिंग स्टॉक्स में, प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग नेम्स में वापस आ रहा है। बैंक निफ्टी की बात करें तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट जोन पे है 56,000 का जो स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल ब्रेकआउट पॉइंट है, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स अगर टेक्निकल्स अगर आके, तो आई थिंक बैंक निफ्टी में एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। वो ब्रेकआउट पॉइंट बैंक निफ्टी का करीबन 56,000 के आसपास है नेक लाइन, बट ये बहुत इंटरेस्टिंग ब्रेकआउट हो सकता है बिकॉज ये ऑलमोस्ट 2,000 to 2,400 पॉइंट का पैटर्न है बैंक निफ्टी के लिए। तो मेरे अनुमान से आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग जंक्चर है मार्केट्स के लिए, जहां पे बैंक निफ्टी में कॉन्फिडेंस अगर वापस आ रहा है तो उसके मद्देनजर रखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडेक्स में, बेंचमार्क इंडाइसेस में भी स्ट्रेंथ आ सकती है। अगर हम 25,000 के लेवल्स को क्रॉस कर जाए तो मेरा मानना है कि नेक्स्ट टारगेट हम इंडेक्स पे देख सकते हैं 25,500 का निफ्टी पे। ठीक है, बशर्ते 25,000 को क्रॉस कर जाएं, उसके बाद 25,500 के हम टारगेट देखेंगे। वैसे 24,929 लोअर लेवल से थोड़ी सी स्ट्रेंथ तो आई है, लेकिन अभी रास्ता लंबा तय करना है। बट राहत की चीज़ ये है कि हरा निशान फिर से स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और निफ्टी और सेंसेक्स दोनों आपको ऊपर दिखाई देंगे 0.12% के गेंस के साथ। निफ्टी बैंक मजबूत है, रिलेटिवली काफ़ी मजबूत है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के जो ऑपरेशनल जो अपडेट्स आए Q2 के वो अच्छे आए हैं
और आधा % ऊपर निफ्टी बैंक कारोबार कर रहा है। 55,900 के आसपास से करीब 300 अंकों के आसपास की तेजी पर आपको ये इंडेक्स दिखेगा। और बैंकिंग के साथ साथ हम देख रहे हैं कि आज जो फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं वो बाजार को मजबूती प्रदान करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि बजाज फाइनेंस लीड कर रहा है, करीब करीब 2.25% के आसपास की तेजी इस शेयर में है। और इसके अलावा श्रीराम फाइनेंस हो गया, बजाज फिनसर्व हो गया, ये आपको मजबूत दिखाई देंगे। एक और शेयर जो वायदा स्पेस में हम मजबूत देख रहे हैं वो शेयर है डिलीवरी का। डिलीवरी स्ट्रांग है, 3% के आसपास के गेंस हैं, 450 रुपए के आसपास के प्राइसेस हैं। हालांकि ऊपरी स्तरों से ये शेयर करेक्ट हुआ था, लेकिन क्या इसका बेस बन गया है, बॉटम बन गया है? कुणाल जी आपसे व्यू जानना चाहेंगे। डिलीवरी के जो तेजी हो रही है, छोटी तेजी शुक्रवार को और आज 3% के आसपास के गेंस, क्या इस पर भरोसा करके तेजी का सौदा बनाएं? इंटरेस्टिंग चार्ट्स है ये अभिषेक, बिकॉज अगर हमने लास्ट वीक भी बात की थी डिलीवरी पे, और मैंने कहा था कि आई थिंक स्टॉक में एक अच्छा बेस बन सकता है बिकॉज लॉन्ग टर्म चार्ट्स काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। अब एक इंटरेस्टिंग डेटा मैं देख रहा था, एफएनओ साइड में करीबन 16% या 15% का जंप आया है डिलीवरी की ओपन इंटरेस्ट में, जो फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन में हुआ। तो वो भी एक इंटरेस्टिंग जंक्चर बन सकता है, जहाँ पे इंडिकेट होता है कि शॉर्ट टर्म डेरिवेटिव्स पोजीशंस यहाँ पे बनी हैं पॉजिटिव साइड में, बिकॉज आज स्टॉक ने भी अच्छा जंप किया है और 430 के लेवल्स का जो बेस बनाया था स्टॉक ने, उसको भी अच्छा एक एक बॉटम फॉर्मेशन जोन बना दिया है स्टॉक के लिए। तो मेरा मानना है बहुत इंटरेस्टिंग जंक्चर बन सकता है। 450 का लेवल्स करंटली चल रहा है, मेरा मानना है कि आई थिंक 470 475 का एक शॉर्ट टर्म टारगेट रख सकते हैं, बट स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप होगा, तो बाय ऑन डिप्स की अप्रोच रहेगी करंट लेवल्स पे। 430 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं डिलीवरी पे। ठीक है, 430 का स्टॉप लॉस होगा डिलीवरी के लिए, और डिलीवरी ने काफ़ी दमदार चाल दिखाई है। और अगर आप इसको 52 वीक के लो से देखेंगे तो डिलीवरी ने अपने भाव को कर लिया है डबल। 236 रुपए का इसका 52 वीक का लो है, और हमने देखा था कि 480 रुपए के आसपास के भाव रिसेंटली थे। शुक्रवार के सत्र में इसमें ब्लॉक्स भी आए थे और मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें उन्होंने बाइंग की रिकमेंडेशन दी थी डिलीवरी के शेयर को लेकर। कुणाल, फिर अपने जरा एक बार अपने पिक्स बता दीजिए कि आपकी स्टडी क्या कह रही है और बाजार में आपको इंटरेस्टिंग क्या लग रहा है? काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टॉक्स है और मैं थोड़े से टर्न अराउंड स्टॉक्स पिक करूंगा यहाँ पे। पहला रहेगा यूनाइटेड स्पिरिट्स। अब हम जानते हैं कि ऑफकोर्स स्टॉक एक मेजर अंडर परफॉर्मर रह चुका है, बट मेरा मानना है कि आई थिंक शॉर्ट टर्म चार्ट्स में एक बहुत बढ़िया बेस बनाया है 1300 1350 के रेंज में यूनाइटेड स्पिरिट्स ने। काफ़ी सारे इंडिकेटर्स है, मूविंग एवरेजेस, सुपर ट्रेंड एक्सेट्रा, जिसमें ब्रेकआउट आ रहा है स्टॉक्स में शॉर्ट टर्म चार्ट्स में। तो इसको टेक्निकल नजरिए से आते हुए मैं सजेस्ट करूंगा बाय कॉल। शॉर्ट टर्म टारगेट रख सकते हैं 1400 का, स्टॉप लॉस 1330 का रख सकते हैं। सेकंड रहेगा ओएमसी पैक में, जो मेरा मानना है कि बहुत ही बड़े ब्रेकआउट जोन पे है। अगर हम 2024-23 के हाई से अगर हम इनको देखें तो हिंदुस्तान पेट्रो मैं पिक करूंगा यहाँ पे करंट लेवल से, सजेस्ट करूंगा बाय। टारगेट रख सकते हैं 465 का, स्टॉप लॉस 435। और थर्ड जो कॉन्ट्रा पिक है, जो एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक जो मेरे रडार पे आया है, वो है कल्याण ज्वेलर्स, जो कि शॉर्ट टर्म चार्ट्स में ब्रेकआउट या एक टर्न अराउंड मोड पे आया है। रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल है। स्टॉक बहुत ज़्यादा बीटन डाउन था लास्ट कुछ एक हफ्तों में, तो करंट लेवल से मैं बाय सजेस्ट करूंगा। 525 का टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 475 का। ओके, 3 स्टॉक्स और तीनों में खरीदारी की राय कुणाल बोथरा के रेडार पर। तीनों ट्रेडिंग आइडियाज। यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड 1400 के टारगेट्स को ध्यान में रखें। HPCL में भी खरीदारी के मौके ढूंढे जा सकते हैं, और साथ साथ कल्याण ज्वेलर्स। कुणाल, एक बार जब कल्याण ज्वेलर्स की ही आपने बात करी है तो PC ज्वेलर्स पर भी एक टेक आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि हम देख रहे हैं इन दिनों काफ़ी अच्छा मोमेंटम। आज के सत्र में वैसे लेवल्स देखने चाहिए, लेकिन फ्राइडे सेशन में ऑलमोस्ट 6% के गेंस थे, आज भी हम आधे से 1% तक की तेजी देख रहे हैं। तो मैं इतना रेगुलरली ट्रैक नहीं करता फ्रैंकली मानसी, बट जो शॉर्ट टर्म चार्ट्स अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा हम कहते हैं ऑल ओवर द प्लेस है स्टॉक, बिकॉज जब ये मोमेंटम में आता है तो हम देखते हैं बहुत बार कि स्टॉक 4-5 दिनों में या एक हफ्ते 2 हफ्ते में ये 30-40% का एक अपूव दे देता है, बट उसके बाद अगर हम स्टॉक में एंट्री करते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड बिल्कुल फेवरेबल में नहीं होता और स्टॉक जल्दी फिजल आउट हो जाता है। अगर हम जुलाई अगस्त की बात करें, जून जुलाई की बात करें, तो स्टॉक में एक सिमिलर ट्रेंड आया था, जो करीबन 13.5-14.5 से स्टॉक ने करीबन 18-19 के लेवल्स को क्रॉस किया था, पर उसके बाद में नेक्स्ट 2 मंथ्स में स्टॉक पूरा फिजल आउट हो चुका था। इन बिटवीन भी हमने देखा कि बहुत बार एक मूव आया है 13 से 14, 15.5 के लेवल्स का PC ज्वेलर में। तो बहुत ही इराटिक या ऑल ओवर द प्लेस स्टॉक है, तो मैं फिलहाल कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करूंगा, बट जनरली ऐसे स्टॉक्स में आपको बॉटम आउट या एक सपोर्ट जोन का वेट करना चाहिए।
वो स्टॉक जब भी वो सपोर्ट जोन पे आता है तब बाइंग वहाँ पे एडवाइजेबल होती है। करंट लेवल से सपोर्ट जोन करीबन 12-12.5 के लेवल्स का है पीसी ज्वेलर्स पे। ओके, ट्रिकी ट्रेड यहाँ पर स्ट्रैटेजी सुझाते हुए कुणाल बोथरा 12-12.5 के लेवल्स पर अगर ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म नजरिया है तो फिर एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। ज़्यादा कन्विक्शन नहीं है लेकिन पोजीशन है तो एक ऑब्जर्वेशन, इन दिनों काफ़ी एक्शन में स्टॉक लगातार कई सेशन से मजबूती की चाल पकड़ रहा है, तो कोई स्ट्रैटेजी बनाई ज़रूर जा सकती है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हमारे अगले सेगमेंट का रुख करते हैं ऑप्शन के चैंपियन का। सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन है हमारे साथ आज की ऑप्शन की रणनीति लेकर। नीलेश, गुड मॉर्निंग, बताएं कौन सा है आज का ऑप्शन का ट्रेड? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू मानसी। देखिए यहाँ पर खरीदारी पर फोकस है, जिस हिसाब से फाइनेंशियल स्पेस में काफी अच्छा मोमेंटम हम देख रहे हैं। स्पेसिफिकली एनबीएफसी स्पेस पे अगर आप नजर डालें तो अक्रॉस ऑल द स्टॉक्स हमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। चोला फाइनेंस, बजाज ट्विंस एंड ऑल्सो श्रीराम फाइनेंस एज वेल। तो श्रीराम फाइनेंस ये एक पर्टिकुलर स्टॉक है जो हमारे रडार पर आया है। काउंटर में पिछले कुछ दिनों से काफी अच्छा रिबाउंड हम देख रहे हैं। लगातार एक हायर हाई हाई लो फॉर्मेशन भी बन रहे हैं। स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड हो रहा है। एक बाय क्रॉस ओवर भी हमें देखने को मिला। तो जो मोमेंटम है वो यहाँ से कैरी फॉरवर्ड होता हुआ नजर आ रहा है टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 680 to 700। इसीलिए यहाँ पर कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह होगी एट द मनी का 660 का, जो फिलहाल 21-22 के आसपास ट्रेड हो रहा है करंट लेवल पर। इसी रेंज में खरीदने की सलाह होगी। 17 रुपए का स्टॉप लॉस है। 28 and 33 ये दो टारगेट को ध्यान में रखना होगा। इन टर्म ऑफ रुपीज इसके लॉट साइज के लिहाज से इसका रिस्क अप्रोक्सीमेट पर लॉट 4000 का है एंड अप्रोक्स रिवॉर्ड यहाँ पे 8500 के बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो ओवरऑल श्रीराम फाइनेंस में शॉर्ट टर्म के लिहाज से मोमेंटम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे 660 का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह होगी। ठीक है, श्रीराम फाइनेंस में 660 वाली कॉल खरीदनी है। निफ्टी का तीसरा सबसे ज़्यादा चढ़ने वाला शेयर है 2% के आसपास की तेज़ी के साथ, और ये कॉल आपको मिलेगी 21-22 रुपए के भाव पर। लक्ष्य होगा 28 रुपये और दूसरा लक्ष्य 33 का। स्टॉप लॉस 17 का। अधिकतम मुनाफा 8,500, अधिकतम नुकसान लगभग आधा 4,000 रुपये के आसपास का। ठीक है, ये स्ट्रेटजी आपको नीलेश जी की तरफ से। लेकिन बाजार में हम देखने की स्ट्रेंथ थोड़ी सी बड़ी है। निफ्टी हालांकि 50 अंक के ऊपर है, 0.25% से भी कम के गेंस हैं। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि अगर आपको याद होगा कि बाजार खुलने से पहले जब गिफ्ट निफ्टी हम देख रहे थे तो 50 से नीचे खुलने के संकेत दे रहा था। तब भी हमने कहा था कि मे बी कि आज सपाट शुरुआत के बाद या फिर थोड़ा नेगेटिव शुरुआत के बाद बाजार में एक रिवर्सल आए, और बाजार उसकी कोशिश कर तो रहा है। 60 अंकों के आसपास की तेजी इस वक्त है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो 55,900 से 56,000 की रेंज में अब ये चला गया है। 325 अंकों के आसपास की मजबूती है। आज जो एडवांस डिक्लाइन का जो रेशियो है वो थोड़ा सा आपको बराबर का दिखाई देगा। करीब 1300 शेयर अगर ऊपर है तो 1350 शेयर गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। इस बीच बिहार विधानसभा के चुनाव की तारीखों का आज ऐलान होगा। इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है 4 बजे, तो निश्चित तौर पर उसी के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही होगी। और देखेंगे कि कितने चरणों में चुनाव होते हैं, कब चुनाव कराए जाएंगे। वैसे संभावित है कि नवंबर में इलेक्शंस की डेट आ जाएंगी, तो इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। एक क्रूशियल इवेंट होगा, मतलब मार्केट के लिए भी, आगे जब आउटकम वगैरह आते हैं तो। लेकिन निफ्टी 24,950 के ऊपर आप देखेंगे निकलते हुए। और बैंकिंग और फाइनेंशियल्स का दम बाजार में दिख रहा है। कोटक बैंक के अच्छे नंबर आए थे। कोटक बैंक करीब 1.5% ऊपर है और एक्सिस बैंक में 1.25% की तेजी है। बाकी बजाज फाइनेंस वगैरह के जो शेयर हैं वो करीब 3% ऊपर आपको कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन चलिए एक और दिग्गज एक्सपर्ट को जोड़ते हैं, और हमारे साथ जुड़ गए हैं जियो ब्लैक रॉक एएमसी के ऋषि कोहली। ऋषि जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 न्यूज़ स्वदेश के प्लेटफॉर्म पर। आई थिंक सर आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है, तो आपको बहुत शुभकामनाएं इस त्योहारी सीजन की। आज वैसे भी शरद पूर्णिमा है। मार्केट को लेकर एक व्यू चाहिए आपसे ऋषि जी, क्योंकि देखिए अपडेट्स जो आए हैं बैंकों के या फिर कंजम्पशन वाली कंपनीज के, ज़्यादातर के अपडेट्स अच्छे आए हैं। और अब कहीं ना कहीं नजर इस बात पर है कि 9 अक्टूबर को टीसीएस के नंबर आ जाएंगे, फिर एफआईज भी देखेंगे कि नंबर कैसे आ रहे हैं। आप जरा बताएंगे कि बाजार में डिसाइसिव मूव आप कब देखेंगे और किन ट्रिगर्स पर आपकी नजर है? जरूर, धन्यवाद। हैप्पी टू बी ऑन दिस शो। सो बाजार के लिए जैसा कि आपने कहा,
पिछले हफ्ते आरबीआई पॉलिसी के बाद जो कुछ पॉजिटिव्स आए हैं बैंकिंग सेक्टर के लिए, उसके वजह से बैंकिंग डेफिनेटली पॉलिसी प्लस प्राइस बिहेवियर के वजह से थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, और काफी महीनों से जो लैकलस्टर मूवमेंट दे रहा था वहां से अब लग रहा है कि कुछ एक्शन पिकअप होना चाहिए। और कुछ सेक्टर्स हैं जैसे मेटल्स, ऑटो, ये सब इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। लेकिन ऑफ कोर्स जो एक साल से मार्केट नीचे आया फिर रेंज बाउंड चल रहा है पिछले कुछ महीनों से, वहां पे जो फंडामेंटल्स हैं, अर्निंग्स है जो नहीं लास्ट 2-3 क्वार्टर में अच्छा आया था, उसके वजह से ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के वजह से मार्केट्स थोड़ा अनडिसाइसिव थे। तो ये सब चीजें अभी भी फुल्ली क्लियर तो हुई नहीं है। मेरे हिसाब से 1-2 क्वार्टर लगेंगे जहां पे थोड़ा क्वार्टरली अर्निंग्स वापस बढ़ने लगेगा। मेरे हिसाब से अगले 1-2 क्वार्टर में होना चाहिए। उसके बाद ही रियल ट्रेंड, अपवर्ड ट्रेंड मार्केट का जो इंडिया का है लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल के हिसाब से, वो वापस स्टार्ट होगा। लेकिन बीच में हमें कुछ अप और डाउन मूवमेंट्स मिलेंगे जो ज्यादा प्राइस बेस्ड, टेक्निकल बेस्ड होंगे, और उनमें इमीडिएटली आई थिंक थोड़ा प्राइस एक्शन वाइज पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस आ रहे हैं ओवरऑल मार्केट के लिए और इन कुछ सेक्टर्स के लिए जो मैंने कहा। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि इस महीने बहुत सारे बड़े आईपीओज हैं पाइपलाइन में इमीडिएटली स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वीक, तो ये सब थोड़ा सा सप्लाई खींचेंगे मार्केट से, तो थोड़ा उसके वजह से एक लिड रहेगा मार्केट पे, जबकि ओवरऑल ट्रेंड थोड़ा पॉजिटिव बायस वाला नजर आ रहा है। तो मेरे हिसाब से 1-2 बाउट्स रहेंगे जहां पे यहाँ से न्यू ईयर तक शायद आपको अपवर्ड ट्रेंड दिखेगा। इस महीने थोड़ा वॉलेटिलिटी रहेगा, नवंबर दिसंबर शायद थोड़ा स्मूथ रहे, और फिर जैन फेब में डिक्लाइन और वॉलेटिलिटी रहेगी जो मुश्किल होगा मार्केट के लिए। इसलिए एट द एंड ऑफ फेब या मिड मार्च तक आप शायद यहाँ से बहुत ज्यादा ऊपर ना हो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि यहाँ से आप थोड़ा वॉलेटाइल रहें इस महीने, फिर 2 महीने बाउंस करके प्रीवियस हाइज के आसपास जाएं और फिर वापस थोड़ा नीचे आएं। ओके, देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। नमस्कार ऋषि, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। देखिए, आप ढेर सारे क्वांट मॉडल्स पे काम करते हैं, कहीं ना कहीं कई सारे इंडिकेटर्स को जो है आप ध्यान में रखते हैं। कुछ सेक्टर्स की तो आपने बात की ऋषि, पर खास तौर से 2 सेक्टर्स पे मैं आपकी राय लेना चाहूँगी, वो है आईटी और फार्मा। देखिए, हाल फिलहाल किस तरीके की उनकी पिटाई हुई है, चाहे वो टैरिफ का खतरा हो या अर्निंग स्लो डाउन हो, बट मुझे लगता है कि आपके मॉडल्स मूव आने से पहले कुछ इंडिकेशंस दे देते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये सेक्टर्स कुछ रीबाउंड करने के लिए तैयार हैं, या अभी भी थोड़ा लैकलस्टर मूव कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा? तो जस्ट मॉडल पर्सपेक्टिव से आईटी काफी ज्यादा नीचे आ चुका है, तो थोड़ा मीन रिवर्जन वाला सिग्नल्स आ रहे हैं उसमें। तो उसमें एक चांस है कि थोड़ा भी, अगर अर्निंग सीजन जस्ट स्टार्ट होने वाला है, थोड़ा भी कुछ बड़ी कंपनीज में अगर पॉजिटिविटी रही तो आई थिंक एक क्विक बाउंस आने का चांस है। ऑब्वियसली अर्निंग सीजन स्टार्ट हो रहा है तो अर्निंग से लिंक्ड तो रहेगा ही। ऑफ कोर्स काफी नीचे आया है रिसेंटली सब न्यूज फ्लो में, तो काफी शॉर्टेड भी है, तो एक शॉर्ट स्क्वीज होने की भी चांस है अगर थोड़ा बेटर रिजल्ट्स आए या उतना खराब भी नहीं आए जितना मार्केट सोच रही है। तो उस पर्सपेक्टिव से आईटी थोड़ा इंटरेस्टिंग जंक्चर पे है जहां पे कॉन्ट्रा कॉल या थोड़ा मीन रिवर्जन कॉल लिया जा सकता है। फार्मा के लिए ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स आइदर वेज नहीं आ रहे हैं, तो हमारे मॉडल पर्सपेक्टिव से और मेरे पर्सनल व्यूज के हिसाब से भी थोड़ा न्यूट्रल हूं मैं, नॉट hugely bearish, not hugely bullish also. ये रहेगी हमारी राय ये 2 सेक्टर्स पे। ऋषि, गुड मॉर्निंग टू यू। मानसी दिस साइड। समय की थोड़ी पाबंदी है, लेकिन आपका क्विक टेक ऑन द लेटेस्ट जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सी कैप फंड एनएफओ भी हम जानना चाहेंगे। द सब्सक्रिप्शन माइट एंड सून, लेकिन रिव्यूज आपकी तरफ से, इफ एट ऑल, हमारे माध्यम से आपको सुन रहे व्यूअर्स को आप कुछ कहना चाहें तो बताइए प्लीज। जरूर, थैंक यू फॉर दैट अपॉर्चुनिटी। सो जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सी कैप फंड का एनएफओ का लास्ट डेट कल है 7 अक्टूबर को, और इसमें खासियत ये है कि पहले तो द कॉस्ट इज लो, विच आई थिंक ऑल ऑफ अस इन इंडिया आर ऑलवेज कंसर्न्ड अबाउट, एंड वो एक बहुत बड़ा रीजन है हमारे लिए इस जॉइंट वेंचर में कि हम टेक्नोलॉजी का यूज करें, डेटा का यूज करें, और हम फंड्स को थोड़ा चीप लॉन्च कर सकें, क्योंकि हमारा एफिशिएंसीज ऑफ स्केल हमें वो अलाउ करेगा।
तो इसमें जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो सिर्फ 0.5% है, 0.5%, विच इज मच लोअर देन मोस्ट अदर फंड्स, और एग्जिट लोड नहीं है। सो हमने बिल्कुल फ्रिक्शनलेस रखा हुआ है इन्वेस्टर्स के लिए। ऑफ कोर्स ये लॉन्ग ओनली फंड है, लॉन्ग टर्म के लिए है। इसका असली आपको अल्फा 2-3 साल एंड लॉन्गर रखेंगे तभी आएगा, तो उस पर्सपेक्टिव से लॉन्ग टर्म एलोकेशन होना चाहिए। लेकिन फिर भी हमने एग्जिट लोड नहीं रखा हुआ है, क्योंकि पहली बार जो लोग निवेश कर रहे हैं या कुछ ये नए तरह का फंड है, टेक्नोलॉजी और एआई का यूज है, तो अगर लोग ट्राई करें और नहीं उतना ठीक लग रहा है अपने ओवरऑल एसेट एलोकेशन में, तो एटलीस्ट हमें कोई ज्यादा लिमिटेशंस नहीं हो उनको एग्जिट करने के लिए। बाकी जो मेन हाइलाइट्स हैं वो ये है कि एआई का यूजेज है काफी इस फंड में, डेटा ड्रिवन है फुल्ली। ग्लोबल ब्लैक रॉक का जो एसएई अप्रोच है, सिस्टमैटिक एक्टिव इक्विटी, जो 40 सालों से चल रहा है और लास्ट 20 साल से सिंगल कंट्री फंड्स में भी चाइना जापान टाइप्स काफी सक्सेसफुल रहा है, वो सेम अप्रोच हम यहाँ पे ला रहे हैं। और सिमिलर हमें सिमुलेशंस में सिमिलर टाइप का अल्फा दिख रहा है। और इसमें खासियत ये है कि रिस्क और कॉस्ट आप एनालिसिस में ऑलरेडी इंक्लूड कर रहे हैं पोर्टफोलियो जनरेट करते हुए, वरना नॉर्मली इंडिया में हम पोर्टफोलियो जनरेट करके रिस्क कॉस्ट की चिंता करते हैं, बट इसमें अल्फा, रिस्क, कॉस्ट सब कुछ हमने ऑप्टिमाइजर में डाला हुआ है अलादीन पे, जो हमारा एंड टू एंड इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है जो हमें स्केल अलाउ करता है। और फिर हमारा जो पोर्टफोलियो जनरेट होता है वो रिस्क और कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए करता है, तो इसलिए हम रिस्क रिलेटिवली बाकी कैटेगरी से कम रखते हुए हम लॉन्ग टर्म अच्छा अल्फा टारगेट कर सकते हैं। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं इस फंड के, जिसके वजह से ये थोड़ा डिफरेंशिएटेड है और लॉन्ग टर्म के लिए काफी कोर होल्डिंग हो सकता है। एब्सोल्युटली ऋषि, बेस्ट विशेस फॉर दैट न्यू डेवलपमेंट। उम्मीद करते हैं जो गोल्स एंड टारगेट्स आपने सेट किए